हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी ट्राइब के इस नई वीडियो पे। ये वीडियो आपको सीएससी ट्राइब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और स्टेट पीएससी ट्राइब यूट्यूब प्लेटफॉर्म दोनों जगह मिलेगा आपको। इस वीडियो के नोट्स के लिए आपको कहाँ जाना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, जहाँ आप वहाँ से आप ले सकते हैं, या आप सीएससी ट्राइब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट आवर केमिस्ट्री लेक्चर। सो फर्स्ट थिंग इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें चार चीजें पढ़नी होती हैं। कंपोजिशन क्या होगा? किसी भी एलिमेंट का या स्ट्रक्चर का या कोई कोई सब्सटेंस का, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये चीजें जब आप पढ़ोगे तो क्या बनेगा आपका केमिस्ट्री। और इनके आपस में रिएक्शंस क्या है, कैसे रिएक्ट करते हैं, इस चीज को बोलते हैं केमिस्ट्री। इस हिंदी में इसको कहते हैं रसायन विज्ञान। अब ये डिराइव किस चीजों से हुई है, इसमें अलग अलग थोड़े मत हैं। पहला एक टर्म है कि एल्केमी करके, जो अरेबिक वर्ड है एल्कीमिया, तो उससे एक शब्द निकला एल्केमी। तो एल्केमी शब्द से डराई हुआ बाद में केमिस्ट्री। तो एल्केमी में क्या होता था? इसमें केमिस्ट्री भी होता था, इसमें मेटलर्जी भी था, इसमें फिलोसफी था, इसमें एस्ट्रोलॉजी भी था, इसमें मेडिकल साइंस वगैरह भी था। सब पुराने जमाने की जो पढ़ाई थी वो इस एल्केमी के अंदर आती थी। तो उस एल्केमी को बाद में जब सेग्रीगेट किया गया, कुछ केमिस्ट ने जब सेग्रीगेट किया, तो वो फिर उससे केमिस्ट्री का एक डिसिप्लिन निकल आया। तो ये एक डेफिनेशन इसका ये हो सकता है। इसको दूसरा एक लिंक किया जा सकता है कि एंशियंट इजिप्ट में एक वर्ड होता था केमी। इसका मतलब होता था ब्लैक अर्थ, यानी काली मिट्टी। तो इसकी जो पढ़ाई होती थी उसको बोला जाता था केमी टीचिंग। तो केमी टीचिंग से शब्द निकला शायद केमिस्ट्री, कुछ लोगों का ये मानना है। अब इसके कुछ महान लोग रहे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री को एज ए केमिस्ट्री बनाने में हेल्प करी है। जिसमें कि पहले पर्सन है जेकब बर्जीलियस, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इन तीनों में से थोड़ा डाउट आप रहिएगा, तीनों में से किसी को भी पूछ, किसी को बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, किसी को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, और किसी ने केमिस्ट्री को सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में मतलब इस्टेब्लिश किया था। तो जैकब बर्जीलियस थे, इन्होंने इनको बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या थे? एक स्विस केमिस्ट थे, 19वीं सेंचुरी के अप्रोक्सीमेटली। और इन्होंने किया क्या था? इन्होंने किया था कि मॉडर्न जो केमिकल नोटेशन सिस्टम है, जैसे कि सिंबल्स में कैसे रखेंगे हम, कि जैसे हाइड्रोजन को एच में कहा जाएगा, फिर ऑक्सीजन को ओ लिखा जाएगा, या आयरन को एफ ई लिखा जाएगा फिर उससे निकल के। तो वो किस तरह किया जाएगा उसको इन्होंने मेन स्ट्रीम में अडॉप्ट किया। इसके अलावा एटॉमिक वेट्स का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने रिफाइन किया था। तो इसके लिए जैकब बर्जीलियस को बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये वन ऑफ द फर्स्ट केमिस्ट थे जिनका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री को एज ए डिसिप्लिन स्टेब्लिश करने में। फिर दूसरा एक पर्सन है जिनका नाम है एंटोनी लेवुजियर। ये लेवुजियर नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रेंच हैं। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब इन्होंने बताया था कि कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो मास कंजर्व ही रहेगा। जितना जिन चीजों को मिला के हम रिएक्शन कर रहे हैं और बाद में जो रिएक्शन में हमको मिलेगा, दोनों का मास सेम होगा। तो बिफोर रिएक्शन मास एंड आफ्टर रिएक्शन मास दोनों सेम होने चाहिए। इन्होंने थोड़ा एक और काम किया था, जैसे कंबशन की थ्योरी को रिफ्रेम किया था, ऑक्सीडेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट दिया था, एलिमेंट का कोई थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया था, और नॉमेनक्लेचर वगैरह पे इन्होंने भी अच्छा खासा काम किया है। सो इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, जो आज की केमिस्ट्री है। तो उसके जो फादर है कौन? एंटोनियो लेवुजियर। अब इसमें तीसरे एक इंपॉर्टेंट नाम है जिनका नाम है रॉबर्ट बॉयल। अब रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया? देखो, इसके पहले जैसे मैंने बताया था कि ये जो एल्केमी हुआ करती थी, जो पहले जो सब्जेक्ट था उसको बोलते थे एल्केमी, जिसमें कि ये सब कुछ आता था, जादू टोना भी आता था, जिसमें कि मेनली फोकस होता था कि पारस का पत्थर कैसे मिल जाए और उससे हमसे कुछ भी सब कुछ टच करके सोना बनाते हैं। मतलब बेस्ट थीम जो केमिस्ट्री की थी वो ये थी। फिर उसके बाद डेवलपमेंट हुआ अलग चीजों का, पत्थर खुदाई हुई, मेटलर्जी वगैरह डेवलप हुई। पर केमिस्ट्री एकदम अलग से डिसिप्लिन के रूप में मतलब डेवलप नहीं हो पाई थी। तो रॉबर्ट वायल ने क्या किया कि इन्होंने केमिस्ट्री को अल्केमी से अलग किया, क्योंकि अल्केमी में मैजिक, मिस्ट्रीज, वेग आइडियाज बहुत कुछ थे। तो इन्होंने क्या किया? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मतलब अब आप एक्सपेरिमेंट करोगे और उसमें अगर आप सारी परिस्थितियां कंट्रोल कर लो, फॉर एग्जांपल आप टेम्परेचर कंट्रोल कर पा रहे हो, आप प्रेशर कंट्रोल कर पा रहे हो, तो आप एक्यूरेटली कह पाओगे कि हमने ये चीज दी और इस चीज का ये इम्पैक्ट हुआ और इस रिएक्शन से ये मतलब निकला। तो जिससे क्या हुआ कि एक केमिस्ट्री एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह जानी जाने लगी। इससे पहले फिजिक्स को साइंटिफिक डिसिप्लिन का दर्जा लगभग मिल चुका था, पर केमिस्ट्री को ये दर्जा मिलना बाकी था, क्योंकि केमिस्ट्री में उस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहे थे। लोग एल्केमी या जादू टोना में बहुत बिलीव कर रहे थे। इवन सर आइजक न्यूटन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो भी बहुत साल अपने जिन्होंने खराब किए हैं अपने इस चीज में कि कैसे वो ऐसी कोई चीज डिस्कवर कर लें कि किसी चीज को सोना बना सके। मतलब समझ सकते हो आप। तो उस समय जो हमारी जो पढ़ाई थी केमिस्ट्री की, वो एकदम अलग डिसिप्लिन के रूप में नहीं डेवलप हुई थी। तो ये रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, तो उससे केमिस्ट्री का एक स्टेब्लिशमेंट हुआ कि एक बिल्कुल अलग ही डिसिप्लिन बन गई केमिस्ट्री। एक रॉबर्ट बॉयल ने बॉयल ला भी दिया था,
जिसमें कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो गैसों में रिलेशन होता है वो डिफाइन किया था इन्होंने बेसिकली। वो हमको आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, तो आप वहाँ पढ़ेंगे। तो तीन फादर हैं केमिस्ट्री के, बड़े बड़े लोग हैं जो रॉबर्ट बॉयल, एंटोनी लेवोजियर एंड जेकब बर्जीलियस। इनका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है जो मैंने आपको समझा दिया। जनरली पूछा नहीं जाएगा जनरली, पर थोड़ा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो उसके लिए मैंने आपको समझा दिया कि ये एक्चुअली है क्या। अब स्कोप क्या है केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री का स्कोप है कि ये फिजिकल जो साइंस है उसका इंसाइट प्रोवाइड करता है कि कैसे अंदर क्या क्या कौन सा एलिमेंट किससे मिल रहा है तो क्या बन रहा है। ये है हो रहा है फिजिकली। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस है एकदम फिजिकल प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस है एकदम फिजिकली प्रेजेंट है, दोनों चीजें हैं। पर दोनों मिल रही हैं, फिर पानी बन रहा है, H2O बन रहा है, दैट इज आल्सो फिजिकली प्रेजेंट। बट उसके बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या चल रहा है, हाउ एच एंड दो एच के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना के एक अदर सब्सटेंस बना रहे हैं, वाटर। सो उस तरह की चीजों में इंसाइट मिलती है हमको फिजिकल साइंस में। अब कुछ ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, तो मतलब जनरली तो नहीं पूछी जाएंगी, पर थोड़ा थोड़ा आप जानकारी के ले लीजिए कि इनमें होता क्या है। जैसे कि काफी ब्रांचेस में डेवलप कर किया जा सकता है। तो पहली है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले तो बेसिक जो दोनों का बाइफर्केशन है वो है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, फिर उसके आगे अलग अलग केमिस्ट्री और हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, जैसे कि मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, सॉल्ट हो गए, एसिड हो गए, बेसिस हो गए, एक्सवाइजेड, है ना। इसमें और जैसे मेटल्स कैसे निकाले जा सकते हैं फॉर इसकी, अब इसका जो स्कोप है वो एंडलेस है। आप सीमेंट बना रहे हो, एलॉयज बना रहे हो, तो सब कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है कि कार्बन कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री होती है उनको पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब इसमें ध्यान रखना है कि कुछ चीजें होती है जिसमें लास्ट में CO2 लगा होता है या CO लगा होता है ना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO2 या CaCO3, इस तरह की चीज लगी है। वो जो उसमें भी सी है, कार्बन है, पर वो ऑर्गेनिक के अंदर नहीं आते, वो कार्बन कंपाउंड नहीं माने जाते, है ना। तो उसके अलावा बाकी जैसे कि शुगर है या अल्कोहल है या एसिड्स हैं, है ना, ये चीजें आती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इस तरह की जो जिसमें कार्बन जो मेन कंपाउंड है, कार्बन एंड हाइड्रोजन दो को आप मानो कि जिसमें ये दो मेन कंपाउंड है, और बाकी फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं मोस्टली। सो वो जब जो पढ़ाई होती है दैट वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब इसमें एक अगली केमिस्ट्री होती है, इसको भी फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग? इसमें पढ़ते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या थ्योरीज हैं, लॉ हैं जो मैटर एंड एनर्जी गवर्न कर रहे हैं। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा आपने, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे पढ़ा होगा, काइनेटिक हो गया, क्वांटम केमिस्ट्री हो गई, इस तरह की चीजें पढ़ी जाती हैं किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी हो सकती है कि केमिकल जो सब्सटेंसेज है उनका एनालिसिस किया जा सकता है, कि क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। और फॉर एग्जांपल आप टाइट्रेशन एक शब्द अगर आपने सुना हो, अगर आपने केमिस्ट्री बैकग्राउंड रहा होगा तो आपको मेरी जो सारी बातें हैं वो और बेटर समझ में आएंगी। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेज हैं उनको उनको बोला जाता है क्या, एनालिटिकल केमिस्ट्री। आप क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिवली आप एनालिसिस कर सकते हो कि मैंने कितना वाटर, मतलब हमने कितना हाइड्रोजन यूज किया, कितना ऑक्सीजन यूज किया, और उससे कितना वाटर बन के आ रहा है। तो ये सब चीजें एनालिसिस होती है, इसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। देन अब हर चीज का, जिस चीज का इंडस्ट्रियल यूज नहीं हो पाता उस चीज का अल्टीमेटली वो थ्योरी बन के रह जाती है। तो केमिस्ट्री का इंडस्ट्रियल यूज है, भर भर के इंडस्ट्रियल यूज है। तो जो इंडस्ट्रियल है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकता है जिससे केमिकल्स का, कंपाउंड्स का, तो उन चीजों को पढ़ा जाता है केमिकल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। जैसे कि फर्टिलाइजर बनाना है, सीमेंट बनाना है, या इवन पेट्रोकेमिकल्स हो गया। तो इस तरह की चीजें होती हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। देन द नेक्स्ट थिंग इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा? बायोकेमिस्ट्री में होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बीच में क्या केमिस्ट्री हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा आपका जो मतलब बाइल जूस है, वो जाके क्या केमिस्ट्री कर रहा है और उससे क्या बन रहा है। तो ये सब चीजें होती हैं, आती हैं किसमें, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसमें जैसे एंजाइम्स पढ़ोगे आप, इसमें प्रोटीन्स पढ़ोगे आप, DNA मेटाबॉलिज्म वगैरह पढ़ोगे आप। तो ये सब होगा बायोकेमिस्ट्री के अंदर। देन नेक्स्ट फील्ड कैन बी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में होता है कि सॉइल साइंस बेसिकली पढ़ी जाती है इसमें, कि हम कौन सा न्यूट्रिएंट दे रहे हैं तो उससे पेड़ को क्या न्यूट्रिएंट मिल रहा है और वो कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो सॉइल साइंस, और कुछ हद तक मतलब आप कह सकते हो कि प्लांट साइंस, एक तरीके से बायोलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड है इसका जो रिलेशन है। इसमें भी वही एंजाइम प्रोटीन वगैरह पढ़ सकते हो आप, या फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड का क्या यूज हो रहा है, क्रॉप यील्ड कितनी निकल रही है। नेक्स्ट कैन बी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? रेडियो एक्टिविटी, है ना। न्यूक्लियर का शब्द समझो तो समझो कि रेडियो एक्टिविटी से रिलेशन है उसका, या न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, फिजन क्या होती है, आइसोटोप्स रिएक्टर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें, ये सब पढ़ोगे आप किसमें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। देन वन कैन बी ग्रीन केमिस्ट्री। इको फ्रेंडली चीजें कैसे बनाई जा सकती हैं, क्या सस्टेनेबल प्रोसेस हो सकता है। जैसे प्लास्टिक है, बड़ी समस्या है आज के जमाने में, तो कैसे हम ऐसा कोई प्लास्टिक बनाना है जो बायोडिग्रेडेबल हो। तो अगर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना पा रहे हैं, दैट मीन्स कि ग्रीन केमिस्ट्री हो गई। या पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है, मतलब आप देख ही रहो कि लोग बोलते हैं कि दिल्ली में तो जो आदमी रह रहा है कि वो हर दिन 15-20 सिगरेट पीने के बराबर पोल्यूशन इनहेल कर ले रहा है। तो ऐसा कोई चीज बना ले जिससे कि ये पोल्यूशन कम हो जाए, जैसे कि बीजिंग ने कर लिया या और भी देशों में कर लिया। तो ऐसी चीजों को केमिस्ट्री को बोला जाएगा ग्रीन केमिस्ट्री। या इसी की तरह से मिलती जुलती हो गई क्या, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री।
जिसमें कि केमिकल इम्पैक्ट क्या होता है इन्वायरमेंट पे। फॉर एग्जांपल, आप कोई केमिकल रिलीज हो रहा है और उसका गंगा के इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि जो उन्नाव के आसपास जो टेनरीज हैं, वो बहुत सारा, या जो चमड़े का काम होता है, बड़े बड़े कारखाने हैं, उनसे जो एलिमेंट्स निकलते हैं वो जाके गंगा में बहुत बहुत जगह फेंक दिए जाते हैं, डायरेक्टली चले जाते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट चीज़ है। तो उससे जो गंगा की जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस तरह की चीज़ें, या मतलब बेसिकली एयर वाटर पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, इस तरह की चीज़ें पड़ जाती हैं, तो उसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कैन में मेडिसिनल मेडिसिन मेडिसिन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है केमिस्ट्री का, तो है ना। ड्रग्स कैसे बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से मतलब कंपाउंड मिलाए जाएं कि एक बढ़िया सा ड्रग बन जाए जिससे हमारी बीमारियां ठीक हो जाएं। जैसे एंटीबायोटिक्स कैसे बन सकती हैं, अभी कोरोना में कितना बवाल चला था, वैक्सीन वैक्सीन बनाओ वैक्सीन बनाओ, तो उसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री का बराबर यूज हुआ है ना। तो वही हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया। उसके अलावा जैसे एक होता है पॉलीमर केमिस्ट्री, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है, पॉलीमर केमिस्ट्री। अब कुछ पॉलीमर्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, रबर, फाइबर, तो इनकी स्टडी, इनको बनाया कैसे जाए। कुछ नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं जैसे रबर हो गया, और कुछ मतलब सिंथेटिक पॉलीमर्स भी होते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया। तो इनको कैसे बनाया जाए, और क्योंकि इनके बहुत यूज हैं, मतलब इनके मल्टीपल यूज हैं हमारी डेली जिंदगी में। अब एक होता है फाइटोकेमिस्ट्री भी हो सकता है, जैसे कि जो प्लांट्स के जो केमिकल्स हैं उनकी जो पढ़ाई, एल्कलॉइड्स हो गया, या प्लांट्स में जैसे कि एसेंशियल ऑयल मिलते हैं बहुत सारे प्लांट्स से, जैसे कि यूकेलिप्टस से आप देखोगे तो एक एक ऑयल निकलता है, या बहुत सारे इस तरह का प्लांट होता है इनमें कि हर्बल मेडिसिन बनते हैं जिन चीज़ों से। जैसे अश्वगंधा से कौन सा कंपोनेंट मिलता है, कौन सा एल्कलॉइड होता है जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह की चीजें पढ़ी जाती है किसमें, फाइटोकेमिस्ट्री में। तो ये हमारी केमिस्ट्री के बेसिक बेसिक ब्रांचेस है। जनरली आपसे नहीं पूछेगा, पर आपसे पूछ ले तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है मोटा मोटा कि इसका पर्पज ये है, लेकिन आपके नोट्स में ये सब डिटेल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि शायद ऐसे आपसे पूछ लेगा कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या होगा। पर आपको, आपने सुन लिया एक बार, तो इस तरह की कोई चीज अगर पूछ ले गाए बगाए, तो आप थोड़ा सा उसका जानकारी लेके कुछ कर ले जाओ। अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, है ना। अब मैटर क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ लो। मैटर ऐसे कोई भी वो चीज जिसमें कि स्पेस है, जो स्पेस ऑक्युपाई करती है, यानी कि कोई जगह घेरती है, उसमें कुछ मास है, कुछ चाहे पहले जैसे गैस है, गैस में बहुत कम मास होता है, पर है कुछ भी मास है, तो दैट इज मैटर, डेफिनेशन के अंदर आएगा। ये स्ट्रक्चरल चेंज को रजिस्ट करता है, जैसे कि वाटर है, वाटर में आप कूद जाओ तो क्या होगा, जब आप कूदोगे तो आप पानी को फोर्स दोगे, पर पानी भी आप पे फोर्स लगाएगा, क्यों, क्योंकि वो अपनी स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर में है उस चेंज को रजिस्ट कर रहा है। वो कर ना पाए दैट इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स का जो डिफरेंस है, आपस में जो बॉन्डिंग है वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो कर ले जाए, पर वो करने का ट्राई कर रहा है, दैट मीन्स कि वो रजिस्ट कर रहा है स्ट्रक्चरल चेंजेस, तो वो एक तरीके का मैटर है। एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, एटम से मिलके बना है सब कुछ, ये सब चीजें, जो भी चीजें मैटर, मैटर की डेफिनेशन क्या में चार पांच चीजें आती हैं, जिसमें कि पहला की स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए इसको, इस पे कुछ मास होना चाहिए, इसको अपना स्ट्रक्चरल चेंज को रजिस्ट करना चाहिए, और फिर अगला क्या है, ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होना चाहिए, जैसे कि एटम वगैरह हो गए। अब अगर आप मैटर मैटर को आप क्लासीफाई करने जाओगे, तो मैटर को आप दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हो, एक फिजिकल, एक केमिकल, दो प्रोसेस हो सकते हैं। तो पहला है फिजिकल, इसको थोड़ा और डिटेल कर लेते हैं। सो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो कोई भी मैटर है वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो कि हमारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग रही है। तीन स्टेट कौन कौन से थे, एक सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया, एक गैस हो गया। अब इन तीनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, किसको सॉलिड बोलेंगे हम, सॉलिड कोई भी वो चीज है जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड है और इसका शेप भी फिक्स्ड है। दो चीजें हैं, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है और लगभग लगभग शेप भी फिक्स्ड है, जैसे कि मेटल हो गया, कोई लकड़ी का गट्ठा हो गया, हाँ मतलब कुछ भी, आप सॉल्ट का कोई पत्थर ले लो, तो जिनका की वॉल्यूम फिक्स्ड है और शेप भी फिक्स्ड है, और इनके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बहुत बहुत कम है, तो इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना, कि वो दोनों आपस में रिलेटेड है। तो अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो ज्यादा मतलब ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो उस इनका जो है, इनका जो इनके बीच में स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत कम है, तो मतलब हाईली पैक्ड मटेरियल है, तो उसको बोलेंगे सॉलिड। अब लिक्विड, लिक्विड क्या चीज है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है जैसे कि सॉलिड का फिक्स्ड है, पर इसमें एक दिक्कत है कि इसका जो शेप है वो वेरिएबल है, जिस भी वेसल में आप डालोगे उस वेसल का शेप ले लेगा, ग्लास में डालो ग्लास का शेप ले लेगा, बॉटल में डालो बॉटल का शेप ले लेगा। तो मतलब कि बॉटल का शेप वेसल का शेप ले लेता है ये। तो इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है पर शेप वेरिएबल है, तो ऐसी चीजों को बोला जाता है क्या, लिक्विड, जैसे कि वाटर, मिल्क वगैरह। अब इनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है पर गैसेस से ज्यादा होती है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके, ये डिसऑर्डरली, मतलब इनका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई भी कहीं भी होता है, और ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं ना, तभी तो पानी को कहीं भी बहा दो तो पानी बहने लगता है, तो क्योंकि एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल स्लाइड करके निकल जाता है, तो ये स्लाइड करते हैं एक दूसरे को। फिर एक तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, गैस, मतलब स्टेट क्या है, गैस। अब इसमें क्या है कि इनका कोई फिक्स्ड ना तो वॉल्यूम है ना तो सेप है, मतलब आप गैस को कंप्रेस कर दो तो उतनी ही गैस एक लीटर के स्पेस में भी आ जाएगी, और आप उसको फैला दो तो हो सकता है उतनी ही गैस पूरे रूम के कमरे में आ जाए, है ना।
तो इस तरह की प्रॉपर्टी जिसमें है उसको बुलाया गया जाएगा गैस, जिसमें कि वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं है। अब ये जो वेसल है उसका जो शेप ले लेता है और उसका साइज में भी फिक्स हो जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, एनीथिंग। इनका जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिस है वो बहुत ज्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड से। सॉलिड और लिक्विड में सॉलिड का कम होता है, लिक्विड का थोड़ा ज्यादा होता है, पर उससे बहुत ज्यादा होता है किसका, गैसेस का। तो बहुत लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। इनको बहुत मैक्सिमम कंप्रेस किया जा सकता है ना, 1 लीटर और पूरा रूम इतना भी हो सकता है। और इनमें बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं और वो बहुत फास्ट मूव करते हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसी जो चीजें होती हैं उनको बोला जाता है गैस। यहाँ तक हम क्लियर हो गए कि किसको सॉलिड बोलेंगे, किसको लिक्विड बोलेंगे, और किसको हम गैस कहेंगे। मतलब समझ में तो हमको आता है फिजिकली क्या सॉलिड लिक्विड है, पर एज पर डेफिनेशन लेवल, जब उसको डेफिनेशन लेवल पे जाएंगे तब वो देखना है कि कैसे किसको क्या बोला जाएगा, है ना। तो अभी नेक्स्ट पोर्शन क्या है कि वेपर और गैस में डिफरेंस क्या होता है। तो वेपर क्या है, वेपर क्या है, गैसियस स्टेट है किसी भी सब्सटेंस की जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड होती है उसको, उसका जो गैसियस स्टेट है जिसको हाई टेम्परेचर पे आप ले जाओ, जैसे पानी है, पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस होता है। पर जैसे ही आप इसको हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे तो ये क्या होगा, भाप बन जाएगा। तो वो क्या है, वो एक तरीके वेपर है, वेपर, है ना, जैसे वाटर एग्जांपल है इसका। अब गैस क्या होती है, गैस क्या है, जो कि नेचुरली रूम टेम्परेचर पे ही गैस स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि अमोनिया एग्जांपल दिया हुआ है। अब ऑक्सीजन ले लो, ऐसी चीजें जो कि रूम टेम्परेचर पे ही गैसेस फॉर्म में होते हैं, इनको बोला जाता है गैस। ये डिफरेंस है वैसे कि वेपर और गैस में। अब कुछ और स्टेट्स हैं जिन पे जिस बारे में अब खोज हो चुकी है। उसमें से एक स्टेट है प्लाज्मा, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा एक चौथी स्टेट है, कौन सी, प्लाज्मा। ये स्टेट ऑफ मैटर है एट हाई टेम्परेचर। और इस हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, वो आयंस में टूट जाता है एटम। मतलब एक हाई टेम्परेचर है, जब हमने कर दिया किसी मेटर को तो वो अपने आयंस में टूट जाता है, तो वो क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया एटम। अब ये क्या, आयंस में टूट गया तो क्या है, ये बन गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहां जाते हैं, उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी चलती है। जिसने फिजिक्स का लेक्चर देखा है उसको समझ में आ जाएगी बात कि जो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं, तो ऐसी स्टेट को बोलते हैं प्लाज्मा। इसका एक अगला है, इसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अभी बोस साहब सत्येंद्र नाथ बोस जी हैं, है ना, इसके बारे में आपको 100% जानकारी होनी चाहिए। और आइंस्टाइन तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सो इन्होंने क्या एक स्टेट ऑफ मैटर बताई थी। ये कब ऑब्टेन की जा सकती है, स्टेट ऑफ मैटर कब ऑब्टेन की जाती है, जब डाइल्यूट गैस को डाइल्यूट किया जाता है किसमें, लगभग 0 डिग्री केल्विन पे। इसको बोलते हैं एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर पे। लगभग है, मतलब इसको 273.15 होती है, और 273 जो होता है वो 0 डिग्री केल्विन होता है। तो लगभग एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर पे जो गैस को डाइल्यूट किया जाता है, तो जो स्टेट ऑफ मैटर बनती है वो डिफरेंट होती है, ना सॉलिड होती है, ना लिक्विड होती है, ना गैस होती है। तो उसको बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अब हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा दो और पढ़ ली, कौन सी, एक प्लाज्मा, एक होगी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसमें आजकल बहुत रिसर्च चल रही है, एडवांस रिसर्च और भी कुछ स्टेट ऑफ निकल निकल के आ गई हैं। पर आपको ये बेसिक जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो ये चीजें पढ़नी है, तो वो यहाँ तक पढ़ना है कि आपको पांच तो पता है, ये पांच क्या होते हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ सकते हैं जिसको, इसका नाम है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। मतलब कि सॉलिड, लिक्विड, गैस को आपस में कन्वर्ट होने का क्या मतलब होता है। तो ये कैसा है, किसी भी चीज की स्टेट डिपेंड करती है किसमें, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितने हैं, आपस में कितने स्ट्रांग है। जैसे मतलब पानी में आप कुछ भी डालते हो तो पानी के नीचे चला जाता है, क्यों, क्योंकि पानी के जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो है, पर वो कमजोर है। अगर वो बहुत मजबूत होता है, जैसे सॉलिड्स में होता है, जैसे कि मिट्टी का गट्ठा रखा हुआ है, उसमें आप कुछ डालोगे तो उसके अंदर थोड़ी घुस जाएगा नॉर्मली। तो वो क्योंकि उसके जो इंटरमोलिकुलर जो आपस में जो बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है। तो उसी तरह से ये डिपेंड करता है किसमें, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में। और पार्टिकल जो है आपस में कितनी डिस्टेंस में है, और पैकिंग कितनी लूज है या पैकिंग कितनी कंडेंस्ड है। इन चीजों चीजों पे डिपेंड करता है कि जैसे उसको सॉलिड कहोगे, लिक्विड कहोगे, गैस कहोगे आप। और ये इंटरचेंज इंटरचेंज हो जाते हैं, कोई भी चीज को, जो सॉलिड है वो लिक्विड बन जाती है, और लिक्विड है गैस बन जाती है। बस आपको करना क्या पड़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस करने पड़ते हैं, है ना। जैसे कि आप आयरन है, आप बिल्कुल सॉलिड रूम टेम्परेचर पे एकदम सॉलिड है, मार दो किसी का तो सर खुल जाए, आदमी मर जाए। आप खूब टेम्परेचर बढ़ा दो इसका, खूब टेम्परेचर बढ़ा दो, तक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब ये लिक्विड बन जाएगा, हाँ। और टेम्परेचर बढ़ाओ, और टेम्परेचर बढ़ाओ, तक टेम्परेचर आएगा जब ये गैस हो जाएगा। मतलब तो ये इंटरचेंजेबल है टेम्परेचर और प्रेशर को, आपस में अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो।
तो उसी का एक सब कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब जिस पॉइंट पे कोई भी सॉलिड लिक्विड बन जाए तो उस सॉलिड का उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कि कोई भी टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड गैस बन जाए, यानी कि इवेपोरेट होने लग जाए, तो उसको बोला जाएगा क्या? बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अब दो तरह क्लासिफिकेशन पढ़े थे हमने। एक पढ़ा था क्या? फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हो गया, हम दूसरा पढ़ते हैं क्या? केमिकल क्लासिफिकेशन। सब्सटेंसेस का केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो इसमें मैटर को दो पार्ट्स में बांटा गया है। मैटर को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। तो पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ये है क्या चीज। तो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनका जो कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। पूरे जो मैटर, फॉर एग्जांपल 1 लीटर कोई चीज है, या कोई भी वॉल्यूम ले लो आप, कुछ कुछ भी एक डिफिनेट क्वांटिटी है, तो उसका जो कंपोजिशन होगा वो एकदम सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर पानी के 1 लीटर पानी है, तो जो ऊपर वाली सतह में पानी का जो मॉलिक्यूल होगा, नीचे वाली सतह में भी पानी का ही मॉलिक्यूल होगा, वो क्लियर है। और इनकी डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, क्योंकि एक ही चीज है तो डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज होने वाली हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल प्रोसेसेस। जैसे कि फिल्ट्रेशन करके, इवापोरेशन करके इनको आप आपस में नहीं तोड़ पाओगे। फॉर एग्जांपल पानी है, तो आप उसमें फिल्ट्रेशन कर दो, इवापोरेशन कर दोगे तो पूरा पूरा पानी उड़ जाएगा, पर ये टूटेगा नहीं। केमिकल प्रोसेस से आप तोड़ सकते हो कि आप H2O को H प्लस एंड O में तोड़ दोगे केमिकल प्रोसेस से, पर फिजिकल प्रोसेस से इसको आप तोड़ नहीं पाओगे। तो ऐसी चीजें होती है प्योर सब्सटेंस। जैसे लिखा है इसमें आगे, सेपरेशन इज पॉसिबल बाय केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड से टूट सकता है, पर फिजिकल मेथड जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया, ऑपरेशन हो गया, ये सब चीजें होती हैं, तो इनसे आप इनको सेपरेट नहीं कर पाओगे, उसके फर्दर सेपरेट नहीं कर पाओगे उसको, है ना। अब जो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनको डिवाइड किया गया है दो में। पहला है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? कोई भी एलिमेंट है, ये एक सिंपलेस्ट सब्सटेंस है। इसकी फिक्स केमिकल और प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल केमिकल। एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, इसको अब और फर्दर ब्रोक नहीं किया जा सकता। जैसे कि नॉर्मल एलिमेंट्स हो गए, कार्बन, सल्फर, फेरस, जो सिल्वर या गोल्ड या कुछ भी कह लो आप इसको, है ना। अब इसमें ये काफी बार पूछा गया है कि क्रस्ट पे सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है? तो सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, Ai, आयरन। इसका मेरा एक दोस्त है, उन्होंने एक निमोनिक्स बनाया हुआ था, ओ, सलमान, ऐश्वर्या, आई। तो आपको भी अगर इस निमोनिक्स से याद हो जा रहा है, तो यू कैन आल्सो लर्न फ्रॉम दिस निमोनिक्स। तो आप पढ़ सकते हो इसे। अब इसको दो तीन भागों में बता सकते हैं। जैसे मेटल्स में, मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। किसके? हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। शाइनी होते हैं, ये तो क्लियर है। शाइनी से होते हैं जिनमें कि लाइट पड़ के चमके, हल्की सी चमक होगी, शाइनी होगी। और दूसरी चीज, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं। आपको मैं डक्टाइल और मेलेबल थोड़ा समझा देता हूँ, मे बी आपको डक्टाइल मेलेबल समझना है। जैसे कि डक्टाइल कोई भी चीज को होती है कि जिसको वायर बनाया जा सके, जिस चीज का, फॉर एग्जाम्पल कोई इतना बड़ा सब्सटेंस है, इसको आप किसी भी तरह से आपस में, चाहे इधर फोर्स लगाओ, इसको इधर फोर्स लगाओ, और इसको एक वायर में कन्वर्ट कर दो। तो अगर इसको आप वायर बना सकते हो, जितना ही ज्यादा वायर बना दोगे, जितना ही लंबा या पतला वायर बनाया जा सकता है, तो यह उतना ही डक्टाइल माना जाएगा, है ना। तो डक्टिलिटी का मतलब है कि किसी चीज का वायर बनाया जा सकता है कि नहीं, कितना पतला वायर बना सकता है, ये उतना ही डक्टाइल है। अगला अगला जो टॉपिक था, मेलेनेबल। मेलेनेबल क्या चीज है? कोई भी सब्सटेंस है, इसकी आप सीट बना सकते हो कि नहीं, कितनी पतली सीट बना सकते हो कि नहीं। इसको ऊपर से प्रेशर लगाओ खूब सारा, तो ये चिपक के इतनी पतली सीट बन जाए। चौड़ी हो जाएगी अब, इसकी बात है, पर एकदम पतली सी सीट बन जाए, तो इसको बोला जाएगा ये हाईली मेलेनेबल है। तो अब दोनों में फर्क क्या हुआ? कि जो भी डक्टाइल है, इसका मतलब कि उसको वायर कितना लंबा बनाया सकता है, कितना पतला और कितना लंबा, तो वो बढ़िया डक्टाइल है। जो कम बन सकता है वो कम डक्टाइल है। और मेलेनेबल क्या हो गया? जो सीट बन सकती है कितनी। जैसे गोल्ड को बोला जाता है कि बहुत हाईली मेलेबल होते हैं, गोल्ड की इतनी पतली सीट बनाई जा सकती है, मतलब बहुत ही नैनो नैनो में कुछ उसकी मोटाई हो जाएगी, इतना कम बन सकता है। जैसे कि जो इसको डक्टाइल क्या होते हैं? कॉपर, एल्यूमिनियम, जिनके की वायर जनरली हम देखते हैं, जिनमें कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, तो कॉपर या एल्यूमिनियम ये हाईली डक्टाइल होते हैं, तो इनके इसलिए वायर बनते हैं, वायर मेकिंग इंडस्ट्री में इनका मेन यूज होता है। तो ये होते हैं डक्टाइल मेल्नेबल हो गए, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये अपोजिट हो गए मेटल्स के, ये थोड़े डल होते हैं, इनका जो लस्टर है वो डल होता है, थोड़ा फिनिश होगा डल होगा। जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी में चमक कम होती होती नहीं होती, जब तक कि उसमें चमकाया ना जाए। नॉर्मल जो लकड़ी है, जो नेचुरल स्टेट में, उतनी चमक नहीं होती उसमें। ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल और डक्टाइल में क्या फर्क क्या होता है? कि ब्रिटल कोई भी चीज है जिसको कि आप मोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कि लोहे की रॉड है, उसको आप खूब प्रेशर लगाओ तो वो मुड़ जाएगी, पर अलग नहीं हो जाएगी। पर लकड़ी की एक रॉड है, जिसमें कि आप खूब प्रेशर लगाओ,
और सूखी लकड़ी की जिसमें खूब प्रेशर लगाओ तो टूट जाएगी, वो मुड़ेगी नहीं बहुत ज्यादा। तो ये क्या है, ये ब्रिटल होते हैं, डल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया इनके, सल्फर हो गया, आयोडीन मान लो, या इस तरह के सल्फर हो गया, ये जो भी इस तरह के एलिमेंट बहुत सारे हो सकते हैं जो नॉन मेटल्स हैं। आप कार्बन ले लो, ये सारे हैं नॉन मेटल्स। अब इसको, इसमें एक आयोडीन है जो कि एक्सेप्शन है। किस किस मामले में, इसका साइनी अपीयरेंस होता है, ये थोड़ा चमकदार दिखता है आयोडीन। तो आपको समझना है कि सब लगभग सब के सब जो डल फिनिश में होते हैं, पर आयोडीन जो है वो एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स का, जो कि साइनी अपीयरेंस रखता है। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। जैसे कि इनको बोला जाता है सेमी कंडक्टर कह सकते हो आप उस लेवल पे। आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, बिस्मथ, जर्मेनियम, ये जो सब्सटेंसेज हैं, इनमें मेटल्स के और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो इनको बोला जाता है क्या, मेटलॉइड्स। अब एलिमेंट हमने देख लिया। अब इसका अगला सेगमेंट क्या था, कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, दो एलिमेंट मिल जाते हैं, कंपाउंड बन जाता है। टू और मोर एलिमेंट इन डेफिनेट रेशियो, रेशियो डेफिनेट होगा इनका, इनके जो मास का रेशियो होगा वो डेफिनेट होगा। और तो वो मिल जाएंगे, बनेगा क्या, न्यू प्रॉपर्टीज हो जाएंगी इसकी, जैसे कि H2 हो। तो एक भागे, मतलब एक रेशियो 8, मास के जब मास देखोगे आप, क्योंकि ऑक्सीजन का जो होता है नंबर होता है वो 16 होता है, और हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो 2:16, तो 1:8 आ गया। तो 1:8 में जब दोनों के मास मिलाए जाएंगे, तो जो बनेगा क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनेगा H2O। तो हाइड्रोजन की कुछ अलग प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीजन की कुछ अलग प्रॉपर्टीज हैं, पर जब ये दोनों मिल जाएंगी तो इनकी अलग प्रॉपर्टीज हो जाएंगी एकदम से, वो बनेगा वाटर। तो वो एक अलग प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, तो ये हो गया कि वाटर एक कंपाउंड है। इस तरह कोई भी कंपाउंड बन सकता है। अब कंपाउंड भी दो दो तरह के होते हैं, पहला है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक, है ना। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें कि यूजुअली कार्बन नहीं होता है, जिनमें कि सॉरी, ऑर्गेनिक वाले में कार्बन होता है जनरली, और अनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता जनरली। पर ये जनरली शब्द क्यों यूज किया जा रहा है, यहाँ पे जनरली शब्द यूज किया जा रहा है, आप देख सकते हो रीजन क्या है। क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन होता है फिर भी उनको इनऑर्गेनिक माना जाता है, जैसे कि कार्बोनेट्स हो गया, जिसमें CO3 लगा होता है किसी भी चीज के आगे। तो जैसे MgCO3 हो गया, CaCO3 हो गया। तो जैसे CaCO3 क्या है, बहुत कॉमन है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में है तो सी इसमें बीच में, पर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह एग्जाम्पल होता है बाई कार्बोनेट, HCO3। किसी चीज के अगर आगे लगा हुआ है HCO3, तो इसमें भी सी है, कार्बन ही है ये सी, बट ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है, बाइकार्बोनेट इनको बोला जाता है। जैसे कि ऑक्साइड्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, या कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसी तरह और भी होते हैं, जैसे कार्बाइड्स हो गए, साइनाइड्स होता थे। तो आपको उतना नहीं पढ़ना, लेकिन बेसिक बेस समझ में आ गया कि कुछ होते हैं जो उनमें कार्बन होता भी है, फिर भी उनको हम इनऑर्गेनिक मानते हैं। सिर्फ ये बेस एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है ये, बहुत इसमें वाटर टाइट नहीं है कि कार्बन होगा या नहीं होगा, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल वाटर, सॉल्ट, ये हो गए इनऑर्गेनिक। और जो लाइफ सोर्सेज से मेनली जो चीजें बनती हैं वो होती हैं ऑर्गेनिक, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो भी हो रहा है सब ऑर्गेनिक है। तो लाइफ सोर्सेज से जो भी बन रहा है, या पेड़ों से कुछ जो चीज निकल रही है, तो वो सब ऑर्गेनिक में आता है। तो ये समझ गया मोटा मोटा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फर्क क्या है। अब हो गया था क्या, प्योर सब्सटेंस निकला था केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। कोई भी मैटर दो चीज तरीके से हो सकता है, या तो प्योर हो सकता है या तो मिक्सचर हो सकता है। तो अब प्योर पढ़ लिया हमने, अब मिक्सचर हो सकता है। मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, दो या मोर सब्सटेंसेज हैं, इन एनी रेशियो हो सकते हैं ये, जिनको कि फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है। तो क्या होगा ये, इसको बोला जाएगा मिक्सचर। अब ये होमोजेनस भी हो सकते हैं, हेट्रोजेनस भी हो सकते हैं, कि जो इनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, और ये इसमें कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। जैसे कि एयर, होमोजेनस कैसा है कि हवा, हवा में, मतलब हवा है, आपस में कैसे सेपरेट करोगे हवा को, कि कौन सी हवा में क्या है, क्योंकि उसमें कम, चाहे पूरे दुनिया की हवा ले लो, चाहे थोड़ी सी हवा ले लो, वो लगभग जो केमिकल उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो लगभग बराबर होते हैं उसमें। कुछ एक लिमिटेड मात्रा में ऑक्सीजन होगी, कुछ लिमिटेड मात्रा में नाइट्रोजन है, जैसे कि पता है ना अपन को, एटमॉस्फेयर पे सबसे ज्यादा कौन सी, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो वो यूनिफॉर्म है। जैसे कि आप पानी में शुगर को घोल दो, तो आप चाहे पूरे ग्लास का उसको देख लो, चाहे आप उसमें से एक चम्मच निकाल लो, और उस चम्मच में भी लग वही वही सेम प्रोपोर्शन होगा। तो ऐसी चीजें होती हैं होमोजेनस। अब इनको आपस में अलग अलग नहीं कर सकते, आप किसे अलग करोगे जब लगभग चाहे उसका छोटा सा पार्ट ले लो उसमें भी उतना ही है, तो उसको आपस में अलग नहीं कर सकते आप। अब हेटेरोजेनस वाले कौन से होते हैं, जिनमें कि यूनिफॉर्म नहीं होता है, और जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग रहते हैं, पता चल जाते हैं कि अलग है। जैसे कि हवा है, नॉर्मल हवा है, आप स्मोक करो तो धुआं उड़ के जाएगा, तो आपको दिखेगा कि यार ये अलग कुछ है। तो देर इज सेपरेट बाउंड्री बिटवीन द एयर एंड द स्मोक, है ना। तो स्मोक इसका एग्जांपल हो सकता है। या आप पानी लो, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दो, नॉर्मल कड़वा तेल या कोई भी तेल,
तो वो अलग रहेगा उससे, उसमें एकदम एग्जैक्ट मिक्स मिक्स नहीं होगा, उसमें तैरता रहेगा, एग्जैक्ट मिक्स नहीं होगा। तो ऐसी चीजें क्या होती है, हेट्रोजेनस। अब इनको अलग अलग प्रॉपर्टीज से अलग किया जा सकता है। तो पिक्चर हो गया कि इसमें होमोजेनस आपने एग्जांपल देख लिया, हेट्रोजेनस आपने एग्जांपल देख लिया। अब कुछ लॉज थे जो बड़े फंडामेंटल लॉज हैं केमिस्ट्री के, जो अलग अलग बड़े बड़े केमिस्ट लोगों ने दिए हैं। तो पहला लॉज क्या है, कुछ लॉज हैं। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस। ये दिया किसने था, मिखाइल वेस्ली लोमोनोसोव। इन्होंने दिया था 1756 में। ये भाई साहब रशियन थे, लोमोनोसोव नाम से समझ में आ रहा होगा, रशियन है। रशियन थे, बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। लिटरेचर, एजुकेशन, साइंस, क्या क्या इन्होंने मतलब किया है, बहुत कुछ किया है इन्होंने। और जैसे वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, जो कि अपन को अभी पता है कि उसमें क्या चल रहा है, तो उसका जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो किसने दी सबसे पहले, लोमोनोसोव साहब ने। इन्होंने ही दिया था ये कंजर्वेशन ऑफ मास। और कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि मास ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। क्या हो रहा है, सिर्फ एटम रीअरेंज हो रहा है, हो जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सटेंस है, ये ये बन के बाद में जो सब्सटेंस बन गया, ये। लेकिन तो इसमें क्या हो रहा है, ना तो यहाँ पे मैटर, इस पूरी रिएक्शन में ना तो कोई मैटर बन रहा है ना तो कोई मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है। मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता, मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल। मतलब वो खत्म नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। बस हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि उसका जो अरेंजमेंट है, जो मेटल्स आपस में, जो आपस में एलिमेंट्स हैं, वो अलग तरीके से अरेंज हो जाए, है ना। तो वो उसको बोला क्या क्या बोला जा रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दिया था लोमोनोसोव ने। इसका कहना था कि सिर्फ एटम्स रीअरेंज होते हैं, कोई नया एटम बन नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल इधर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलता जुलता कोई कंपाउंड है, तो यहाँ पे भी वही रहेगा। यहाँ पे दोनों मिला के नाइट्रोजन नहीं बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ये दिया था किसने, लोमोनोसोव ने। मिखाइल वेस्ली लोमोनोसोव पूरा नाम था इनका। अब एक अगला पोर्शन है जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन करके दिया था, किसने दिया था, प्राउस ने। जोसेफ प्राउस करके थे ये, फ्रेंच केमिस्ट थे ये। तो इन्होंने दिया था ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं इसको। इनका कहना था कि कोई एलिमेंट है, उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें कि हमेशा वो एक फिक्स रेशियो में ही कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि कार्बन, एक कार्बन है एटॉमिक मास यूनिट से अगर देखो तो, और दो ऑक्सीजन है, तब ये दो मिलेंगे तब ही जो बनेगा वो बनेगा CO2। ये दिया था प्राउस ने, जोसेफ प्राउस ने, रेफरेंस थे ये। तो इन्होंने बोला जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कार्बन और ऑक्सीजन का बता रहे हैं कि CO बन रहा है, तो CO में क्या है, कार्बन का जो एटॉमिक मास बोला जाता है वो बोला जाता है 12, और ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो जब इनका कहना है कि 12:16, यानी 12:16 में जब मिलेगा तब ही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, CO बनेगा। या 12:32, यानी कि जिसमें कि दो ऑक्सीजन ले लो आप, तो 16 इंटू टू, 32 हो गया। तो अगर 12 रेशियो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप CO2 मान रहे हो तो क्या हो गया, CO2 मान रहे हो तो 12 होता है किसका, सी का, प्लस 32, क्योंकि 32, 16 × 32, तो 32 ग्राम अगर जब मिलेगा तब ही बनेगा CO2। तो ये हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दिया था किसने, जोसेफ प्राउस ने। तो इसकी एक लाइन से इसको अगर पढ़ना हो तो क्या कहेंगे, जब सेम एलिमेंट्स अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट की फिक्स मास के साथ दूसरे एलिमेंट का फिक्स मास ही रेशियो में रहेगा। और जो रेशियो होगा ये हमेशा होल नंबर में रहेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि 1:1.3, ऐसा नहीं होता है। 1:2, 1:3, 1:7, या 2:5 ऐसा हो सकता है, पर हमेशा ये फिक्स नंबर में रहेगा, और ये होल नंबर होगा। ये क्लियर है बस। अब ये जनरली मैं आपको समझाए दे रहा हूँ कि इनका मतलब क्या है, बट आपको पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत डीप केमिस्ट्री होती है थोड़ी सी। तो आपसे पूछेगा नहीं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, मुझे नहीं लगता पूछेगा। आपसे जो एग्जाम में आपको जनरल साइंस की चीजें पूछी जाती हैं, PCS वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, SSC वगैरह एग्जाम होते हैं जो, इनमें जनरल साइंस पूछा जाता है। साइंटिस्ट होने की उम्मीद नहीं की जाती है आपसे। एग्जामिनर चाहता है कि आपको एक बेसिक जनरल साइंस का आइडिया हो, किसने क्या खोजा, क्या मतलब है उसका, बेसिक बेसिक पता हो। तो व्हाट आई फील कि पूछ क्या सकता है आपसे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया किसने, तो आप लिखोगे डाल्टन ने दिया। बस यही पूछेगा आपसे, आपको डिटेल में नहीं जाएगा। तो आज अगर आपको मैं समझा रहा हूँ इनका मतलब कि क्या है, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ जो भी मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये है क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ आपको। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा अंदर की केमिस्ट्री है, तो आपको जरूरत नहीं है, और आपसे शायद पूछी भी नहीं जाएगी, मतलब 99% मैं श्योर हूँ कि आपसे नहीं पूछेगा। तो आपको क्या पढ़ लेना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था किसने, डॉल्टन ने। अभी डॉल्टन वन ऑफ द फाउंडिंग फादर है केमिस्ट्री के, है ना। इन्होंने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इन्होंने दिया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं जब कंपाउंड करते हैं,
तो वो उनके उनका जो आपस में रेशियो होता है वो होल नंबर होता है, जो इसके पहले हमने देख लिया, इसी का थोड़ा रिफाइंड फॉर्म है ये। तो जैसे सी और ओ जब एक रेशियो में इनका मास का रेशियो का जोड़ा जाए, तो सी का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 12:16 या 12:16 में जब जुड़ेगा तो ही वो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बोला गया था किसने? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, डॉल्टन ने बोला था। अब आज आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या ही बच्चों बातें बोल दी थी, है ना? पर ये बोली गई थी कब? जब केमिस्ट्री शुरू ही नहीं हुई थी। समझ रहे हो आप? 1800 में, जब एल्कमी वेल्कमी पढ़ी जाती थी, जादू टोना भी था केमिस्ट्री में, तब ये कोई साइंटिस्ट आता है डॉल्टन, वो बोलता है कि नहीं, ऐसा ऐसा ही होता है, ये एक प्रॉपर लॉ है। जैसे कि अब आपको देख के लगेगा कि यार ये जो अभी इसके पहले पढ़ लिया हमने नीचे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लोमोनुसो ने क्या ही नई बात बोल दी यार, ये तो कॉमन बात है। पर आज कॉमन है, ये तब कॉमन नहीं थी, तो आप उसकी वैल्यू वहां समझिए आप। तो अभी लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन दिया था किसने? रिक्टर ने। इसमें क्या इन्होंने क्या दिया था? इनका कहना था कि फॉर एग्जाम्पल अलग अलग दो एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी, ये किसी तीसरे एलिमेंट के साथ अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। ए सी से मिल जाता है तो कोई अलग कंपाउंड, या सॉरी बी सी से मिल जाता है तो कोई अलग कंपाउंड बनता है। तो ऐसा होता है। तो इनका कहना था जब ए और बी मिलेंगे, डायरेक्टली कंबाइन करेंगे, तो इनका जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर में होगा। जैसे कि ये ऊपर वाली बात जो बोली जा रही है, उसी को थोड़ा और इलोबरेट कर दिया इन्होंने। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये दिया था किसने? रेक्टर ने। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि दो एलिमेंट अगर एक तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं, तो जब वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं करेंगे तो वो एक सिंपल रेशियो फॉलो करेंगे जो कि सिंपल होल नंबर्स में होगा। अब ये दिया किसने था? ये रेक्टर, ये वो वाले रेक्टर नहीं है जो कि रेक्टर स्केल जिन्होंने बनाया था, वो नहीं है, ये जर्मन केमिस्ट थे। इनका नाम था जेरेमिया बेंजामिन रेक्टर। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म और दिया था, स्टिचियोमेट्री, जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि स्टिचियोमेट्री होता क्या है। तो इन्होंने एक चीज और दी थी, तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि स्टिचियोमेट्री जो टर्म था वो दिया किसने था? वो इन्होंने रेक्टर साहब ने ही दिया था, जे बी रेक्टर, जेरेमिया बेंजामिन रेक्टर ये दिए थे। अब अगला है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये किसने दिया था? गेल उशाक, 1808 में दिया था इन्होंने। इनका कहना था कि जब गैसियस एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके जो वॉल्यूम होते हैं सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर देखा जाए तो उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो हमेशा सिंपल होल नंबर के रेशियो में होते हैं। और जो प्रोडक्ट होता है वो भी सिंपल रेशियो में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल कि दो पोर्शन हाइड्रोजन के और दो पोर्शन ऑक्सीजन के, 2H2 + O2, तो क्या बनेगा? 2H2O बनेगा। तो वो रेशियो समझ में आ गया आपको? तो इस तरह की बात बोली थी इन्होंने, जनरल बात है। आपको बस याद रखना है कि लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम दिया था किसने? गेल उशाक ने। यहां से आपका काम चल जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछी गई हैं एक आध बार। जैसे महर्षि कणाद थे, 800 BC में इन्होंने बात बोली थी कि जो कोई भी मैटर है वो बना हुआ है किससे? इंडिविजुअल पार्टिकल से, कणों से बना हुआ है, बहुत ही माइट्यूट पार्ट जो आपस में नहीं टूट सकते फर्दर, उनसे बना हुआ है। कण ऐसा शब्द करके उन्होंने समझाया था कि हर चीज जो है वो किसी बहुत ही माइन्यूट चीज से मिलकर बनी हुई है। अब उसको वो साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनका एक समझ थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी महर्षि कणाद की कि हर चीज जो बहुत छोटे पार्ट से मिलकर बनी हुई है, जो कि बाद में जब साइंस डेवलप हुई तो ऐसा समझ में आया कि वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है ना? सो वो कणाद साहब ने बोला था पहले। फिर जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी 1908 में। इनका कहना था कि एटम्स जो होते हैं वो डिविजिबल हैं, वो इंडिविजिबल हैं। इनका कहना था, इनको उस समय जानकारी नहीं थी, इनको नहीं पता था एक्चुअली। जनरली एटम्स तो इंडिविजुअल ही होते हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर के पार्टिकल्स, जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे घूम रहे होते हैं, पर जनरली एटम्स जो इंडिविजुअल होते हैं। तो इनका कहना था कि सबसे छोटी चीज जो इंडिविजिबल है दैट इज एटम्स। और इनके कुछ सेम एलिमेंट्स की मतलब अलग अलग इकोनॉमिक प्रॉपर्टी होती हैं। और जब कंपाउंड बनाते हैं तो फिक्स रेशियो में होते हैं, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ऊपर जो दिया था। तो इन्होंने ये दिया था, एटम्स का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने दिया था। फिर एक थे बर्जीलियस। अब अपन ऊपर बात करिए, आपने अपन ने बर्जीलियस कौन थे, क्या दिया इन्होंने? तो बर्जीलियस थे, इन्होंने क्या बोला? अब इन्होंने कुछ बोला और उसके आगे फिर एवोगेड्रो ने भी कुछ बोला। बात में थोड़ा ही डिफरेंस है, पर एवोगेड्रो की बात जो थी वो टेक्निकली बेटर थी। बर्जीलियस ने जो बात बोली थी वो सिंपलिस्टिक थी, बस इतना ही फर्क है। तो बर्जीलियस ने क्या कहा कि जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस होगा उसमें इक्वल एटम्स होंगे। उनका कहना था कि जो अगर 1 लीटर वॉल्यूम की गैस की मतलब वॉल्यूम है, तो उसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ एटम होंगे हमेशा। अब एक्चुअली ये बात यहाँ गलत थी, पर ये बात यहाँ सही है। यही बात एवोगेड्रो ने कही। एवोगेड्रो ने और समझा के कहा कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस में कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल होंगे। तो देखो एक बात समझो, मॉलिक्यूल क्या है? ये एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि उस एलिमेंट या कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को दिखाता है। मतलब सबसे छोटा कंपाउंड है
पर उसी कंपाउंड में उस पूरे एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल आप उसको 1 किलो रख दो, 10 किलो रख दो, 1 टन रख दो, पर वो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, उसमें भी उतनी ही प्रॉपर्टीज हैं कि वो सारी प्रॉपर्टीज को एक बार दिखा सकता है। तो मॉलिक्यूल जनरली क्या होगा कि एक एटम से मिलके बनता है जनरली। जैसे कि आप बोलोगे दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक एटम होगा, तो दो ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे क्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो दो जो ऑक्सीजन है वो आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे। तो जनरली इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में मतलब स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। सो मॉलिक्यूल समझ गए ना आप, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलके बनेगा H2O मॉलिक्यूल। तो जो सही तरीका है उसको मानने का, वो तरीका है वो दिया एवोगेड्रो ने। तो एक एवोगेड्रो नंबर दिया उन्होंने कि जो एक मोल अगर क्वांटिटी होगी उसमें कितने होंगे, 6.22 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बात बर्जीलियस ने कहा था, वो एटम्स कह दिया था तो वो थोड़ा गलत था। अब थोड़ा सा आगे आएंगे, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। अब दो तीन तरह की स्केल ट्राई करी गई हैं। तो एक ऑक्सीजन स्केल हुआ करती थी। आप ये समझो कि जैसे कि हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 है, हीलियम का 2 है। हमें कैसे कहते हैं ये चीज समझना है इसमें। तो हम ये ऐसा नहीं किया गया है कि हाइड्रोजन का जो एटम है उसको हमने उठाया छोटा सा और उसको बहुत ही सेंसिटिव तराजू से तौल लिया, और उसका जो भी मास आया कुछ 10 to the power- में कुछ आया होगा, तो हमने उसको 1 बोल दिया। ऐसा नहीं है। हुआ क्या एक्चुअली कि पहले ऑक्सीजन स्केल स्केल ट्राई करी गई कि ऑक्सीजन का एटम लिया गया, एक ऑक्सीजन का एटम है ये लिया गया, इसको एक तराजू में तौला गया, उसका जो कुछ वैल्यू आई, कुछ वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को 16 से डिवाइड कर दिया गया, और वो जो नंबर है उसको एक मान लिया गया, एटॉमिक मास यूनिट उसको एक मान लिया गया। पर बाद में लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, ऑक्सीजन में कुछ चेंजेस होते हैं, पर बेटर वे टू मेजर इज कार्बन। तो उन्होंने क्या किया, बाद में कार्बन को नाप लिया गया, ये अभी तक यूज हो रहा है। कार्बन का एक एटम लिया गया, उसका जो 1/12 मास है उसको मान लिया गया 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो वो जो अगर कोई सब्सटेंस है, कोई पार्टिकल है, सॉरी, कोई एलिमेंट है, अगर उसका जो मास है वो उसके जो 1 AMU के आसपास है तो उसको एक मान लिया जाता है, अगर 2 AMU के आसपास है तो उसको दो मान लिया जाता है। तो जो हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 AMU के आसपास है, तो उससे हो गया क्या, 1 AMU। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन के मास को 1/12 किया गया और उसको 1 AMU मान लिया गया, और उसके आगे फिर फर्दर उस 1 AMU के आसपास जितने भी जिस उतना उसका लगभग जितने गुना होता है उसको उतने ही AMU मान के उसका वही एटॉमिक मास मान लिया जाता है ना। तो एटॉमिक मास क्या है कि ये रेशियो है किसका, एवरेज मास का एटम्स के, और किसका रेशियो में, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। 1/12 जो भी पर्टिकुलर डेंसिटी आई उसका कितने गुना बन रहा है तो उसका एटॉमिक मास उतना ही होगा। जैसे ऑक्सीजन है उसका 16 गुना बनता है तो उसका 16 है। हाँ, तो जिसका जितना ही गुना बनेगा उसका उतना मान लिया जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल एटम्स। मतलब हर एटॉम जितने, जैसे कोई मॉलिक्यूल है उसमें एटॉमिक मास, सारे एटम्स का एटॉमिक मास अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मास। अब इसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, या ग्राम बाई मोल इसमें एक्सप्रेस किया जाता है इसको। अब स्टिचियोमेट्री जो कि किसने दिया था, जेबी रेक्टर, है ना। तो ये क्या है बेसिकली, ये क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन है रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्ट कर रहे हैं और उसके बाद रिएक्ट होकर जो बन रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो उनका क्वांटिटी कितनी होती है कि जब रिएक्ट हो रहा है और रिएक्ट होके जब बन पा रहा है, फाइनल नंबर जो निकल के आ रहा है, तो दोनों की क्वांटिटी कितनी होगी, ये जो कैलकुलेशन करी जाए तो इसको बोलते हैं स्टिचियोमेट्री। बस आपको ये ध्यान रखना है, स्टिचियोमेट्री इस चीज को बोलते हैं, और दिया किसने था, जेबी रेक्टर ने, है ना। तो हम ये इतना पढ़ लिया। अब एक लिमिटिंग एजेंट एक दो बार पूछा गया है, पढ़ लेते हैं। ये क्या चीज है कि कोई भी जैसे केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें कोई एक कंपाउंड है जिसको कि अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन रिएक्शन बंद हो जाएगी, क्योंकि वो रिएक्शन में वो चाहिए। तो अब ऐसा, तो उसको बोला जाता है लिमिटिंग लिमिटिंग एजेंट। अगर उसको, अगर आपको बनाना है कितना लिमिटेड अमाउंट में कोई चीज बनानी है तो आप उस पर्टिकुलर चीज को उतना ही लो, तो वो कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा, तो रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो उस चीज को बोलते हैं क्या, लिमिटिंग रीजेंट। अब दो कंसंट्रेशन से रिलेटेड दो तीन टर्म है, बस ये पढ़ के ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहला जो टॉपिक है उसमें पहला वो क्या है, एक टॉपिक होता है मोलैरिटी। इसको कैपिटल M से डिसाइड वो करते हैं। अब मोलैरिटी होता क्या है, किसी सोल्यूट या किसी सोल्यूट में या 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, इसको बोला जाता है मोलैरिटी। किसी सोल्यूशन के एक सोल्यूट में या लीटर में कितने मोल्स हैं, ये हो गया मोलैरिटी, इसको कैपिटल M से करते हैं। फिर एक होता है नॉर्मेलिटी, कि किसी सोल्यूट के एक जो लीटर ऑफ सोल्यूशन है वो कितने ग्राम होगा, है ना। कोई चीज बहुत डेंस होगी अगर कोई लिक्विड तो ज्यादा ग्राम बनाएगी, कोई बहुत ही मतलब हल्का लिक्विड भी हो सकता है, जैसे कि शहद और पानी को आप कंपेयर करो तो हमेशा शहद भारी होगा, पानी कम भारी होगा। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट है
वो किसी सॉल्यूट का वो बोलते, उसको बोला जाता है क्या, नॉर्मेलिटी। इसको कैपिटल एन से वो करते हैं। अब इसका एक अगला टर्म होता है, उसको बोलते हैं मोलैलिटी। है ना, ध्यान रखना, वो ऊपर था मोलैरिटी, अब ये है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या है, ये मोल्स इन सोल्यूट अपान कीजिए सॉल्वेंट, ऊपर जो एम, कैपिटल एम बाई कैपिटल एन, ये निकल आया मोलैलिटी। अब इसकी एसआई यूनिट क्या है, मोल पर केजी। तो इस टर्म को बुलाता है मोलैलिटी। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बार पूछी गई है कि एलिमेंट अर्थ के क्रस्ट पे कौन कौन से एलिमेंट किस क्वांटिटी में है और ह्यूमन बॉडी में किस क्वांटिटी में है। तो आप थोड़ा एक बार देख लो। तो अर्थ के जो क्रस्ट पे है, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, जो 46% है लगभग। सिलिकॉन है 27%। एल्यूमिनियम है 8%। आयरन है 5%। एंड देन कैल्शियम इज 4%। तो इतने ऊपर वाले याद रख लो। मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर आपको एग्जांपल बताया था, ओ सलमान ऐश्वर्या आई। तो आई एंड कैल सी, उसके आगे सी याद कर लेना। तो ये अर्थ क्रस्ट पे वाला जो मतलब निमोनिक है, उससे आप याद कर सकते हो, या कोई और बना लो अपने हिसाब से। देन इसी तरह ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सा एलिमेंट किस लेवल पे रहता है, तो उसको आप देख सकते हो। पहला तो सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन। दोनों में ही ऑक्सीजन क्लियर है, ऑक्सीजन। लेकिन दूसरे नंबर में ह्यूमन, हमारी कार्बन बेस्ड लाइफ है, तो हमारे पे दूसरे नंबर पे है कार्बन, 18.5%। तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन है, क्योंकि मोस्टली बॉडी हमारी चीजों हाइड्रोकार्बन वाली चीजों से बनी हुई है। जैसे कि हम लोग कुछ खाना भी खाते हैं तो दैट इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन। तो वो है 9.5%। फिर उसके बाद है नाइट्रोजन, दैट इज 3.2%। तो इतने ऊपर ऊपर के याद रख लो आप कि ये जो एलिमेंट है वो ह्यूमन बॉडी में इस क्रम में पाए जाते हैं। अब अपन बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ, जिसमें देखेंगे एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं। एक डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसने बताया था कि जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, इसने बताया था बेसिकली। हाँ, इसने मेन बात ये बताई थी कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी मैटर का, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये मतलब उसी से मिलती जुलती है जो कणाद ने बोली थी। लेकिन उन्होंने कण बोला था, उन्होंने बोला था कि हर बड़ी चीज को तोड़ा जाए तो एक छोटी चीज में, छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है। पर इन्होंने उसको और साइंटिफिक डिफिनेशन दी, डाल्टन ने, कि उसको हम एटम बोलेंगे, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब फर्दर उन्होंने तो इस समय ऐसा बोला था। हालांकि अभी हमको पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह। बट उनका समझदारी ये थी कि एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होगी किसी भी चीज की जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको बोलेंगे मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटॉम। एटम यानी कि हिंदी में इसको परमाणु बोलते हैं शायद। हाँ, अब एटम आया है तो एटम में कुछ बना कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। तो एटम में क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसके आसपास रिंग्स होती हैं इस तरह की, इस तरह की रिंग्स होती हैं। ये बेसिक बेसिक केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री साइड वाले बच्चे नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा आपको समझ लेनी है कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन, और यहीं पे होते हैं न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सबको पता है। न्यूट्रॉन मतलब में कोई चार्ज नहीं होता। पर प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वेट है वो लगभग बराबर होता है। सो जो पूरे एटम का जो वेट होगा, वो प्रोटॉन और और न्यूट्रॉन का ही वेट होता है। इलेक्ट्रॉन्स होते कहाँ हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे कहीं घूम रहे होते हैं, कहीं कोई यहाँ पे है, कहीं आसपास चक्कर लगा रहे हैं बेसिकली। ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और ये जितने, किसी भी एटम को अगर आप एटम रहना है तो उसका जो चार्ज है वो होना चाहिए न्यूट्रल। तो क्या होगा कि जो प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज है, दैट शुड बी कैंसल्ड आउट बाई निगेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन होंगे किसी एटम में, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके आसपास चक्कर लगा रहे होंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है, तभी वो एटम होगा। अदरवाइज अगर इसमें डिसबैलेंस है तो वो आयन हो जाएगा। है ना, फिर उसके ऊपर अपन माइनस लगाते हैं, जैसे के माइनस या के प्लस या ने प्लस, तो उस तरह का बन जाता है। तो ये न्यूक्लियस होता है। और इलेक्ट्रॉन की, हाँ, इलेक्ट्रॉन की मजे वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये थोड़े भारी होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो जो पूरे मतलब ये जो एटम का वेट है, वो इन्हीं दोनों चीजों पे होता है। जितने उसमें प्रोटॉन होंगे, जितने उसमें न्यूट्रॉन होंगे, उतना ही वेट होगा एटम का। है ना, ये बेसिक प्रेमाइसेज है। और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में घूम रहे होते हैं इस तरह से, अपन चल चल रहे होते हैं। है ना, ये इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स। ये जो जिसमें जिसमें घूम रहे हैं, इनको बोलते हैं ऑर्बिट। हर इलेक्ट्रॉन की अपनी ऑर्बिट है, तो ये अपनी ऑर्बिट में घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। क्लियर है। अब इन ऑर्बिट्स को ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। इनको एसपीडीएफ ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, तो वो देख लेंगे आगे। तो इट मीन्स कि अब हमको बेसिक प्रोमाइस पता चल गया है कि न्यूक्लियस होता है हर हर एटम के बीच में, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। देन इनके आसपास अपनी अपनी ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। है ना, घूम रहे हैं।
ये ऑर्बिट्स हैं जिनमें ऑर्बिट्स में घूमा जा रहा है, और इस इन ऑर्बिट्स को फर्दर ब्लॉक्स में सब डिवाइड किया जा सकता है, SPDF करके बोला जाता है। ये आगे थोड़ा सा काम आएगा, इसलिए मैंने आपको यही बता दिया है। तो ये बेसिक प्रोमाइस सेट है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे आगे की चीजें पढ़ना शुरू करेंगे। अब इसके आगे की पोर्शन है कि अब एटॉमिक साइज क्या होता है। किसी एटम का साइज को क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है? सबसे जो छोटा एटॉम है वो है हाइड्रोजन, जिसमें कि सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो ये सबसे छोटा वो है, और इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो बाकी एटम्स का जो साइज होता है वो लगभग 0.7 एंगस्ट्राम से 2.5 एंगस्ट्राम के बीच में होता है। ये एक नंबर है, इसको आपको थोड़ा थोड़ा समझ लेना है। और जो मतलब हाइड्रोजन का होता है वो 0.2 एंगस्ट्राम लगभग होता है, तो मतलब सबसे छोटा है। और इसके अलावा बाकी जो है वो लगभग 0.7 एंगस्ट्राम से 2.7 एंगस्ट्राम के आसपास रहते हैं। अब एटॉमिक साइज होगा क्या जनरली? एटॉमिक साइज वही है कि जब न्यूक्लियस है इधर और इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, तो ये जो पूरा साइज बन के जा रहा है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। ये सर्कल जैसा बनता है, इलेप्टिकल पाथ होता है जनरली वैसे तो। हाँ, पर अब एटॉमिक वेट देख लेते हैं। एटॉमिक वेट क्या है? कि दिस रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी टाइम्स मास ऑफ वन एटम इज हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। तो हमने इस बात को पहले भी डिस्कस किया है कि हमारा जो एटॉमिक वेट जो निकाला जाता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन कार्बन एटम। कार्बन एटम का वेट लिया गया है, ये कुछ पर्टिकुलर वेट आया, कोई भी नंबर आया, उसको 12th वेट से डिवाइड कर दिया गया, जो नंबर मिला उसको 1 मान लिया गया। और अब देख लिया जाता है कि जो कोई भी एक्स वाई जेड एटम है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को एटम को हमने तोला, वो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट निकला, वो एक लगभग अगर इसको 1 मानेंगे, जो नंबर को 1 माना गया है, तो वो उसका लगभग 16 गुना है। तो कोई भी चीज इस पर्टिकुलर नंबर से जितने गुना होगी, उसको हम उसका एटॉमिक वेट वही मान लेते हैं। तो हमारा ये सिस्टम है, ये स्केल है बेसिकली। और ये स्केल कार्बन बेस्ड है। पहले ऑक्सीजन बेस्ड वगैरह ट्राई करी गई हैं, पर कार्बन बेस्ड जो है वो परफेक्ट काम कर रही है। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल की जो कार्बन 12 है, उसका जो आप जब आप वेट लोगे, तो मतलब उसका जो वन वन टेंथ वो जो 1/12 होता है वो निकल के आता है इतना, 1.008। ये निकल के आता है उसका 1/12। अब जब हम अपन हाइड्रोजन को नापते हैं, तो हाइड्रोजन का कायदे से तो ये 1.008 गुना है, पर वो लगभग एक के बराबर है। तो अपन ये मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है दैट इज 1। इसी तरह हीलियम का दैट इज 2, है ना, He का 2 मान लिया जाता है। तो ये वो कितने गुना है इस पर्टिकुलर उसका उसके हिसाब से मान लिया जाता है। सो आप ये मान के चलो कि कोई चीज हाइड्रोजन का कितने गुना है, वो एक जनरल सेंस है, पर वो निकला कार्बन से है, ये बात अपन को याद रखनी है क्योंकि पूछा गया है एक आध बार। तो हाइड्रोजन का मास एटम कितना होता है? 0.008 AMU। अब उसको AMU में डिसाइड डिसाइड करते हैं हम लोग। अब जो रेंज ऑफ एलिमेंट्स है वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? वो 2 से 260 AMU तक जाते हैं। 260 में कौन आते हैं? जनरली कुछ बड़े हाईवी एटम्स होते हैं, जैसे कि मॉस्कोवियम या नोबेलियम, कैसे करके 2-3 एटम होते हैं जो जिनकी 260 AMU जिनकी वेट होती है। ऐसा माना जाता है, हालांकि ये इतनी वेट का जो एटम होता है ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू सस्टेन देमसेल्व्स, बट होते हैं इस तरह से। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? एटम्स वंस थॉट कि ये इंडिविजुअल है, बट नाउ वी अंडरस्टैंड कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कुछ पार्टिकल्स रहते हैं जो एटम से भी छोटे हैं, और वो एटम के बीच में भी रहते हैं। तो कुछ उनमें से कुछ स्टेबल पार्टिकल होते हैं जो कि दे कैन एग्जिस्ट आउटसाइड एटम, मतलब इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनका एग्जाम्पल है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह बिना एटम के भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, सो दे आर कॉल्ड स्टेबल पार्टिकल्स। बट इसी तरह और भी एटम पार्टिकल्स हैं जो और लेटर डिस्कवर हुए, जिनको बोला जाता है अनस्टेबल पार्टिकल्स। ये कि शॉर्ट लिव होते हैं, इनसाइड या आउटसाइड कहीं भी इनकी थोड़ी लाइफ होती है। अब अनस्टेबल पार्टिकल के एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन। ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं जो कि अनस्टेबल हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि स्टेबल वाले ये हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो अनस्टेबल है वो हो गए पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड मेसॉन। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है ये अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया लगभग लगभग, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इनसाइड एटम, ये एक बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो अपन फिगर बना के देख लिया था कि न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके आसपास चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एक बीच में एक बार पूछा गया है तो डाला हुआ है। कैथोड रे क्या होती है? निगेटिवली चार्ज। अब इतना बस याद रखो, बाकी सब चलेगा आपका। एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इसमें रे लग गई तो वो पॉजिटिवली चार्ज रे होगी, है ना। अब आगे आते हैं मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर वेट पे। तो मॉलिक्यूल क्या होती हैं? ये बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि किसी भी चीज़ का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको बोला जाता है मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल पानी आपने 1 लीटर भरा हुआ है,
तो उसमें एक मॉलिक्यूल होगा H2O का। तो और उसमें भी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एज दिस पूरे 1 लीटर पानी में। तो वो वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो उसमें भी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? अब मॉलिक्यूल क्योंकि मिल के बना होता है एटम से, है ना, जैसे मॉलिक्यूल H2O है, H2O है, तो ये मिल के बना है, दो H एटम है इसमें, और प्लस एक है ऑक्सीजन एटम। तो अगर हम H का वेट जोड़ दें और ऑक्सीजन एटम का वेट जोड़ दें, तो हमको H2O का मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस है बेसिकली। जैसे H का तो एक MU माना जाता है, तो इसमें 2 हो गया इधर, है ना, तो ये हो गया 2। और ऑक्सीजन का 16 माना जाता है, तो ये पूरा हो गया 18। ये प्रोसेस है, इससे मॉलिक्यूलर वेट निकलता है। आप थोड़ा आगे बढ़ लेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, जो तीनों जो स्टेबल पार्टिकल्स माने जाते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि -1 चार्ज होता है, और इसका मास इतना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और किलोग्राम में देखोगे तो -31, मतलब इतना कम होता है। अब प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन से लगभग 10,000 गुना ज्यादा, मतलब भारी होता है। तो इसमें इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है इसमें। और इसका मास कितना होता है? 1.6726 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का वेट लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, ये होता न्यूट्रल है चार्ज के रूप में, लेकिन इसका मास होता है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट लगभग सेम है। इलेक्ट्रॉन का वेट उससे मतलब काफी कम है, निग्लेजिबल है ऑलमोस्ट उन दोनों के कंपेरिजन में। सो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इस पे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? J.J. थॉमसन ने करी थी। ये ध्यान रखना है, पूछा गया है काफी बार। अब इसका मास वास वगैरह तो यहाँ नहीं देखना आपको, ये देख लेना है इन ग्राम्स में। जो लेकिन ये ग्राम में है -28, या किलोग्राम में ऊपर जो हमने पढ़ा था। सो आप इस पोर्शन को कंप्लीटली स्किप कर लो, हमने इसके ऊपर भी देख लिया है। AMU में देख सकते हो कि जो प्रोटॉन का होता है वो लगभग एक होता है, न्यूट्रॉन का भी लगभग एक होता है। और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज बराबर होता है, तो बस पॉजिटिव और निगेटिविटी का फर्क है। तो इसमें चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह प्रोटॉन में क्या होता है? +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, प्रोटॉन में होता है। प्रोटॉन को P से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को स्मॉल n से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से लिखते हैं। अब आप लिखने को तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे कि ये लिखा गया है 1H1, है ना। पर ये सब तरीके हैं, या 0N1 इस तरह भी लिखा जाता है, ये सिग्निफाई करता है कि इसका वेट कितना है और उसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो पर ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि पूछी गई हैं, तो आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए। इसके अलावा अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनका भी देख लो थोड़ा सा। पॉजिट्रॉन है, ये बेसिकली पॉजिटिव न्यूट्रॉन ही है, पॉजिटिव मतलब एक तरीके से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है ये। इसमें भी कोई वेट नहीं होता, जैसे कि इलेक्ट्रॉन में कोई वेट नहीं होता, इसमें भी नहीं है, मतलब है नेग्लेजिबल है, तो उसको मान रहे हैं हम कोई नहीं है। तो इस प्रकार नेग्लेजिबल वेट है। पर इसमें चार्ज निगेटिव नहीं है, चार्ज पॉजिटिव है, तो उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इसको खोजा था CF एंडरसन ने। अब अगले को देख लेते हैं, मेशॉन मेशॉन होते हैं, युकावा ने खोजा था इनको। और ये जो इलेक्ट्रॉन से वेट से ज्यादा होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने हैं मेशॉन। और इनको पाई प्लस पॉजिटिव, पाई निगेटिव या पाई जीरो करके डिवाइड किया जाता है। तो इनके ये सिंबल्स हैं। एक होता है फिर न्यूट्रिनो, इसको न्यू से डिवाइड लिखा जाता है। इसको खोजा था पाउली ने। और इसका जो वेट है वो अनसर्टेन है, मतलब दैट इज नॉट सर्टेन। फिर होता है एक एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन में ही निगेटिव चार्ज है। इसको खोजा था सेग्रे एंड चैम्बरलिन ने। और इसका वेट लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, बस चार्ज निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है? इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत कम होता है, बस चार्ज निगेटिव होता है। पर इसमें क्या, वेट प्रोटॉन के बराबर है, बट चार्ज निगेटिव है, तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी प्रोटॉन। इसी तरह एंटी न्यूट्रॉन क्या होगा? इसको N बार से दिखाया जाता है, इसको खोजा था कॉर्क ने। और इसका वेट जो लगभग लगभग न्यूट्रॉन के बराबर ही होता है। अब आएंगे एटॉमिक न्यूक्लियस पे। एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये हमने देख लिया ऊपर। इसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं, दोनों चीजों को मिला के न्यूक्लियॉन। जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही होता है, क्योंकि इनमें ही वेट होता है, और यही होते हैं एक्चुअली न्यूक्लियस में। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का, वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण, क्योंकि वहाँ उसमें पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस के आसपास सेल्स में। और ये होते हैं हमेशा क्या है? इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, जितने प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन होंगे, तभी वो न्यूट्रल रह पाएगा एटम। तो एटम न्यूट्रल होता है। अगर एटम न्यूट्रल, ये इसमें कुछ डिसबैलेंस है, तो एटम पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। मास नंबर और एटॉमिक नंबर, ये तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होने चाहिए। तो मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन का जो वेट है, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। सो ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, हालांकि इसको जब पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करी गई तो पहले माना जाता था कि किसी भी एलिमेंट का वेट ही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाद में इसको बदला गया और फिर माना गया कि एटॉमिक नंबर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि वो बदलेगा तो उसके हिसाब से किसी भी एलिमेंट का अपना, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बदल जाएंगी। तो अब एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, ये क्या चीज़ है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है किसी भी न्यूक्लियस में। इसमें इलेक्ट्रॉन भूल जाते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, उसको बोला जाएगा एटॉमिक नंबर। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ये हमने पढ़ा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके बराबर ही होते हैं। तो इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो ये हर एलिमेंट के लिए फिक्स होता है। अगर कोई एलिमेंट है तो उसके लिए उसमें एटॉमिक नंबर फिक्स होगा, और अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। ये क्लियर है अपना। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, इसको जेड से दिखाते हैं, ये जेड और ए ध्यान रखना है इसको। तो ये आगे में भी अपन अगर इन्हीं जेड और ए लिख दें तो आपको समझ में आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे हाइड्रोजन होता है, इसका जो जेड होता है वो 1 होता है, तो मतलब कि इसमें एक प्रोटॉन है। अब आगे बढ़ेंगे। जो एटॉमिक मास होता है, ये अप्रोक्सीमेटली मास नंबर के बराबर ही होता है ना। ये तो अपन ऊपर देख भी चुके हैं एटॉमिक मास क्या होता है। तो ये लगभग लगभग जो मास नंबर है जो निकल के आ रहा है, जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो जोड़ के निकाल रहे हैं नंबर, लगभग इसके बराबर होता है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। कुछ आइसो करके कुछ चीजें होती हैं, बहुत काफी बार पूछी जाती हैं कि इनको है होते क्या हैं, तो वो देख लेते हैं। आइसो मीन सेम होता है, मतलब ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक लैटिन में। तो आइसोबार, आइसोटॉप या आइसोटोन, ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो पहला चीज है आइसोटोप। ये क्या है कि अगर कोई एलिमेंट्स है जिनके एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, तो उनको बोला जाएगा आइसोटोप्स। अब हमने ये ऊपर देख ही लिया था कि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होता है और दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कुछ अलग होगा, तो मतलब एटॉमिक नंबर एलिमेंट वाइज वेरी करता है। तो अब आइसोटोप होते हैं, जैसे कि एच आइसोटोप। हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या होता है, होता हाइड्रोजन ही है, उसको प्रोटियम। अगर उसमें एक न्यूट्रॉन नहीं, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रोटियम। तो उसका वेट एक ही होता है। अगर उसमें प्रोटॉन एक ही है पर एक न्यूट्रॉन भी जुड़ा हुआ है, तो उसको बोल देंगे क्या, ड्यूटेरियम। इसी तरह अगर उसमें उसका वेट 3 है, यानी कि उसमें 2 न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो उसको बोलेंगे ट्राइटियम। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि जो इसमें जो मास नंबर है वो बढ़ रहा है, बट एटॉमिक नंबर बराबर है ना। यहाँ पे पढ़ा था हमने, मास नंबर क्या होता है, वेट होता है, और एटॉमिक नंबर उसका नंबर होता है जो जितने प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन बराबर रहेगा, बस जो मास नंबर है वो बढ़ता जाएगा, तो मास नंबर बढ़ाने के लिए क्या होगा, न्यूट्रॉन उसमें ऐड हो रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन के आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। सबसे ज्यादा आइसोटोप किस एलिमेंट के है, उसका नाम है पोलोनियम, है ना। तो पोलोनियम हमको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट आइसोटोप इसके फाउंड हुए हैं अभी तक। और इस पूरे आइसोटोप के कॉन्सेप्ट को खोजा किसने था, उनका नाम था फ्रेडरिक शोडी। तो ये भी ध्यान रखना है, मैं भी पूछा सकता है कभी। अब इसी तरह आइसोटोप की तरह होता है एक आइसोबार। आइसोबार ये क्या, ये कौन सा एटम है, ये वो एटम है जिनमें की मास नंबर सेम होता है, लेकिन कि इनका जेड यानी कि एटॉमिक नंबर डिफर कर सकता है। जैसे कि आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों का जो मास नंबर है वो 40 होता है, 40। बट आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 होता है। इसी तरह पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। तो इन इन तीनों एलिमेंट्स में क्या है कि इनके मास नंबर बराबर है, तो ये हो गया आइसोबार। अब इसी का अगला कॉन्सेप्ट है आइसोटोन। इसमें क्या होता है कि सेम न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी सब कुछ जैसा हो, बस न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा। तो बोलेंगे आइसोटोन। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है। बाकी सब चीजें अलग अलग हैं, जैसे प्रोटॉन इसमें 7 है, इसमें 8 है, और इसमें वेट भी अलग है। लेकिन इनके क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर बराबर है, तो उसको बोलेंगे आइसोटोन, है ना। इसी तरह अब आगे बढ़ेंगे। आइसो इलेक्ट्रिक, जिनमें कि सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी ऐसे एलिमेंट जिनमें कि इलेक्ट्रॉन सेम, इनको बोलते क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक। जैसे कि नाइट्रोजन आयन में, मैग्नीशियम आयन में, एल्यूमिनियम आयन में, या आयरन या फेरस आयन में, सॉरी फ्लोरीन है ये, फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड आयन में, इनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो इनको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक। अब और दो तीन कॉन्सेप्ट बच रहे हैं। आइसो डाइफर्स, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस बराबर होता है ना। ये थोड़ा और आगे वो बात पहुंच गई कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस बराबर होता है इनमें। इसी तो ये होता कहाँ है, फास्फोरस और सल्फर में पाया जाता है ये, यूरेनियम और थोरियम में पाया जाता है ये, है ना। तो ये दोनों अलग अलग एग्जांपल्स हैं।
फास्फोरस और सल्फर में भी सेम चीज है, यूरेनियम और थोरियम में भी सेम चीज है। इनमें न्यूट्रॉन जितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं, उन दोनों को आपस में घटा दो तो जो नंबर निकल के आएगा वो बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया आइसो डाइफर्स। अब एक होता है आइसो स्टीयर्स। इसमें क्या होता है, इसमें एटम सेम है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप आगे पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से उसको बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, तो उसको उस तरह के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो बराबर होते हैं। तो आपको बस ये एक बेसिक याद रखो कि एटम सेम है और इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, उनको बोलते हैं आइसोस्टियर्स। क्लियर है? अभी इसके आगे बढ़ेंगे अपन। अब एक लिख लेते हैं आइसोप्रोटोनिक। अब ये क्या है, इसमें सेम प्रोटॉन होते हैं, बस प्रोटॉन सेम है तो आप आइसोप्रोटोनिक बोलोगे। अब ये होते क्या है, जैसे Fe2+, ये एग्जांपल्स हैं इसके कि इनमें प्रोटॉन सेम है, बाकी चीजें डिफर हो रही हैं, तो उसके हिसाब से अपना इनका अलग अलग चार्ज बनता जा रहा है इनमें। तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोटोनिक। अभी डिराइव कॉन्सेप्ट है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इससे अभी इस टॉपिक को खत्म करें, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। खोजा किसने था, हेनरी बेक्यूरेल ने, एक्सीडेंटली, है ना। तो इसमें आगे बढ़ेंगे। ये होता क्या रेडियो एक्टिविटी, ये है कि रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई। जो कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट इससे कोई अगर कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं जनरली, या उनका आपस में जो मतलब बॉन्डिंग है वो मजबूत नहीं है, तो उनसे एनर्जी निकलती है, जो कि निकलती है किसमें, अल्फा बीटा गामा इन रेस के फॉर्म में निकलती है। सो जो ये फॉर्म में निकलती है, इस जो रिलीज होती है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और इससे obvious सी बात है, वो अनस्टेबल होगा तभी निकलेगी। और जब निकल रही है, तो कहीं से भी कोई चीज निकल रही है तो ये बड़ा था तो ये कुछ दिन में छोटा होता जाएगा, है ना। ये तो एक बेसिक समझदारी है अपनी। सो ये अनस्टेबल होते हैं। और ये अर्थ में नेचुरली प्रेजेंट होती है जो चीज है, हमारे जो कोर में है अर्थ के। इसको स्टडी किया गया था 1896 में। अर्थ के कोर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही माने जाते हैं कि वही हैं, इसी रीजन से अर्थ गर्म है, अदरवाइज अर्थ फ्रीज हो गई होती। सो देखो, विदाउट रेडियो एक्टिविटी अर्थ कोर वुड बी फ्रोजन। पानी जमीन जैसे जब नीचे जाओगे तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, पर कोर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत हॉट है वहां पे। तो वो रीजन है रेडियो एक्टिविटी, उससे हीट जनरेट हो रही है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है, रेडॉन। मतलब आप समझो कि आपके आसपास का न्यूक्लियर प्लांट है, तो आपको वहां से बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर आपके बॉडी में आ रहा है, तो ऐसा है नहीं कायदे से। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, यानी कि रेडिएशन जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकती है और आयंस बना सकती है, वो हमें रोजाना सबसे ज़्यादा मिलती है। वो मिलती कहाँ से, रेडॉन गैस से, क्योंकि रेडॉन गैस हवा में है। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है। नोबेल गैस वो होती है जिनमें कि किसी दूसरे मतलब एलिमेंट से बॉन्ड बनाने की एफिनिटी बहुत कम होती है, तो उनको बोला जाता है नोबेल गैसेस। नोबेल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, तो उनमें जो गैसियस है वो नोबेल गैस हो गए। तो रेडॉन एक रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है, और ये हवा में प्रेजेंट होती है। ये मोस्टली सॉइल और रॉक में यूरेनियम या थोरियम के डुके, मतलब जब डिके होता है उनका, क्योंकि वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम और थोरियम। तो जब उनका डिके होता है तो कुछ दिन बाद वो रेडॉन बनती है, गैस डिलीवर होती है। और ये गैस मैं बताऊं आपको, घरों के अंदर जो कि पुअरली वेंटिलेटेड रूम्स होते हैं या बेसमेंट्स होते हैं, उनमें एक्यूमुलेट हो सकती है। और इसमें इससे ह्यूमन एक्सपोजर होता है ना। तो समझने वाली बात यह है कि डेली लाइफ में जो सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग रेडिएशन हमें मिलती है, वो मिलती है रेडॉन गैस से। एक्सरे या न्यूक्लियर पावर वगैरह से नहीं मिलती। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये अजीब सा फैक्ट है, पर ये पूछा गया है एक बार। अब ये जो निकलते हैं रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस से, वो होते हैं क्या है, रेज होती है अल्फा बीटा गामा। तो गामा रेज है और अल्फा बीटा कुछ पार्टिकल नेचर शो करते हैं। तो अब इनके बारे में कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंसेस हमको पता होने चाहिए। तो जो अल्फा रे है, उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं अल्फा रे में। बीटा रे में एक निगेटिव चार्ज होता है। और गामा रे में ये कोई चार्ज नहीं होता। और ये इलेक्ट्रो रेडिएशंस हैं। इनकी जो वेवलेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम होती है। अल्फा रे का जो मास है, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, जिसका कि 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो हीलियम एटम के एटॉमिक मास के बराबर इनका जो वेट होता है अल्फा पार्टिकल्स का। और ये बीटा रे तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स ही है, ये तो एकदम ही हल्के होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जैसे बहुत हल्के होते हैं, वैसे ये भी होते हैं। तो ये हीलियम का न्यूक्लियाई समझ लीजिए कि अल्फा रे होता है ना। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, 2He4 या 2 अल्फा 4, इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इनको माइनस बीटा या माइनस इलेक्ट्रॉन, इस तरह के बीटा रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है, आप ये मान के चलो इनको। अब इनकी वेलोसिटी देख लेते हैं, किसकी ज्यादा किसकी कम है। तो जो भारी है उसकी वेलोसिटी कम होगी, ये लॉजिकल बात है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा होती है गामा रे की।
जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। ये सबसे हल्के हैं और इनकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी है। फिर जो बीटा रेज हैं, इनकी अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है लाइट हाफ रे, मतलब लगभग ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर ये भी चलते हैं। अब इसके बाद जो अगला है, सो अल्फा रे है, इनकी जो होती है वो होती है 1/10 ऑफ गामा रे, मतलब गामा रे से 1/10 कर दो तो उतनी वेलोसिटी इनकी होती है अल्फा रेज की। अब पेनिट्रेटिंग पावर देख लेते हैं, कितनी बड़ी मेटल शीट को ये भेज सकते हैं और उसमें जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा होती है गामा गामा रे की। ये किसी भी 100 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 1 मीटर थिक एल्यूमिनियम शीट के अंदर जा सकता है, उसको पेनिट्रेट कर देगा। मतलब आप 1 मीटर एल्यूमिनियम बहुत काफी बड़ा होगा, उतनी बड़ी शीट है, तो एक साइड से अगर गामा रे जाएगा तो उसको पार करके निकल जाएगा। तो इनमें इतनी पेनिट्रेटिंग पावर होती है, बहुत ज्यादा ही है मानी जाती है उसको। अब उससे काफी कम होती है बीटा रे की। तो ये लगभग 0.2 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर जो थिक एल्यूमिनियम प्लेट होगी उसको भेद के पार निकल जाएगी। और जो अल्फा रे होती है इनकी तो बहुत ही कम होती है, इनकी होती है 0.002 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम सीट है तो उसको पार कर पाएंगे, अदरवाइज ये पार नहीं कर पाएंगे अल्फा रे। अब आयनाइजिंग पावर एक टॉपिक है कि कितने गैसेस को आयनाइज कर सकता है, उसको बोलते हैं आयनाइजिंग पावर। तो ये तीनों आयनाइज कर सकते हैं गैसेस को। सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर होती है गामा रेस की, और इनकी जो आयनाइजिंग पावर है वो 10,000 गुना होती है अल्फा रेस के, और लगभग 100 गुना होती है बीटा रेस की। तो गामा रे से कम आयनाइजिंग पावर है बीटा रेज की, और इनकी लगभग 100 गुना कम होती है गामा रेज से। और अल्फा रेज की सबसे कम होती है, और इनकी आयनाइजिंग पावर जो लगभग 10,000 गुना कम होती है गामा रेज से। तो ये आज तक पढ़ लेना है अपन को। अब एक है कि इनका इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये तो अपन को पता है कि जो अल्फा रे पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, और जो गामा पार्टिकल्स हैं वो निगेटिवली चार्ज हैं। सॉरी, जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो निगेटिवली चार्ज हैं, पर गामा पार्टिकल्स में चार्ज ही नहीं है, तो गामा पार्टिकल्स को तो कुछ होना नहीं, तो वहां पे कोई लिखा ही नहीं है। क्लियर है, इनका कुछ होना नहीं है। अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट होंगे, और ये निगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ जाएंगे, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्शन होता है ना। तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाएंगे। तो ये अब जाएंगे कैसे, अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा बना के समझा दूं। अगर दो हैं, प्लेट लगा दी गई हैं, इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, तो हम यहाँ से अगर अगर हम अल्फा रे छोड़ते हैं, अल्फा पार्टिकल अल्फा रे छोड़ते हैं, तो ये इधर चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ से बीटा रे छोड़ेंगे तो वो इधर चली जाएगी। क्लियर है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि इनका फील्ड में कैसा डिफ्लेक्शन होता है। जो अल्फा रेज हैं ये डिफ्लेक्ट होती, ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगी, जैसे कि गामा मतलब बीटा रे भी होंगी। ठीक है, तो दोनों रिफ्लेक्ट होती हैं, बस ये पॉजिटिव तरफ जाएगी, वो नेगेटिव तरफ जाएगी। अब इसमें बस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बीटा रे क्योंकि हल्के हैं, तो ये डिफ्लेक्ट मोर देन अल्फा रे इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं। बस ये इफेक्ट है, ये याद रखना है आपको। अब इन तीनों का जो इफेक्ट है वो फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या इफेक्ट है। फोटोग्राफिक प्लेट ही वो तरीका है जिससे रेडियो एक्टिविटी, जब हेनरी बेक्यूरेल ने खोजी थी तो वो एकदम तुक्के से खोज ली थी, है ना। उन्होंने क्या किया कि फोटोग्राफिक प्लेट रखी, उसके ऊपर एक यूरेनियम एटम रखा। अब वो यूरेनियम एटम जैसे ही रखा तो फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है वो ब्लैक हो गई। तो उनको लगा कि यार कुछ तो ऐसा हो रहा है जो इस एलिमेंट में है जो इसको ब्लैक कर रहा है। तो इस एक्सीडेंट से, बाय एक्सीडेंट, उन्होंने रेडियोक्टिविटी खोज ली। सो इसमें देख लेते हैं, जो अल्फा रे है वो फोटोग्राफिक प्लेट को डार्क कर देती है। बीटा जो रे है वो फोटोग्राफिक प्लेट को डार्क करती है पर अल्फा रे से कम करती है। और जो गामा रे है ये भी डार्क करती है, पर तीन बाकी दोनों से और भी कम डार्क कर पा रही है फोटोग्राफिक प्लेट। अब कुछ डिस्कवरीज हैं इस फील्ड से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं। जैसे हेनरी बेक्यूरेल, जो मैंने बताया अभी कि इन्होंने रेडियो एक्टिविटी खोजा था सबसे पहले, एक्सीडेंटली स्पॉन्टेनियस डिस्कवरी थी ये। ठीक, तो इन्होंने खोज लिया था। फिर मैडम क्यूरी हुई जिनको डबल नोबेल मिले हुए हैं, 2 नोबेल प्राइज मिले हुए हैं इनको। तो इन्होंने टर्म कॉइन किया रेडियो एक्टिविटी, ये टर्म इन्होंने दिया हुआ है। और रेडियो एक्टिविटी पे शायद सबसे ज्यादा काम भी मैडम क्यूरी ने ही किया हुआ है। इनके हस्बैंड पी क्यूरी, ये दोनों काफी एक्टिव साइंटिस्ट रहे हैं। सो मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल मिला, ये अपन को याद रखना है, वैसा पूछा गया है कई बार। अब कुछ और लोग थे, चार्ल्स विल्सन एंड आर्थर क्रॉम्पटन। चार्ल्स विल्सन और आर्थर क्रॉम्पटन, इनको नोबेल प्राइज मिला था 2027 में, क्योंकि इन्होंने क्लाउड चेम्बर बनाया था किसके, चार्ज पार्टिकल डिटेक्शन के लिए। कि चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए एक इन्होंने चेम्बर बनाया। तो उस ये बेसिकली एक डिवाइस थी जिससे कि चार्ज पार्टिकल्स जो है वो उनको किस तरह जा रहे हैं, रास्ता क्या है उनका, वो देखा जा सकता है। आप उसके अंदर जो अगर आप डालोगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि इनका इनका पाथ क्या है। तो उससे पता चल जाता है। आर्थर क्रॉम्पटन थे, इन्होंने क्रॉम्पटन इफेक्ट दिया था बेसिकली, जो कि बताता है कि एक्सरे का स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करता है, बस ये। और ये बेसिकली इलेक्ट मतलब लाइट के फोटोन नेचर का प्रूफ है।
क्रॉम्पटन इफेक्ट। तो ये आर्थर क्रॉम्पटन ने ये दिया था, तो इनको नोबेल मिला था 2027 का, सॉरी 1927 का। अब इसके अलावा ग्रेगर एंड न्यूटन, इन्होंने रिलेशन दिखाया था हाफ लाइफ ऑफ अल्फा डीके और अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी के बीच में, इन्होंने रिलेशन दिखाया था। तो ये इसके लिए पूछा गया था एक बार, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि गेगर एंड न्यूटन ने क्या किया था। अब बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर की तरफ, जिस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। मतलब मोटा मोटा हमको पीरियोडिक टेबल पढ़नी है ना। तो अभी आगे बढ़ेंगे इसमें। तो जो केमिकल एलिमेंट और पीरियोडिक टेबल होते क्या है, केमिकल एलिमेंट पहले तो होते क्या है, ये स्पीसीज ऑफ एटम है विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटॉमिक न्यूक्लियाई। अब समझ में आया, मतलब केमिकल एलिमेंट वो होता है जिसमें कि एटम के न्यूक्लियाई में प्रोटॉन की नंबर सेम होती है, मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम होती है। जितने प्रोटॉन होते हैं उसी को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। अब चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक केमिकल एलिमेंट है। अब ऑक्सीजन को अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नॉर्मल उसमें रखो तो वो गैस फॉर्म में रहती है, पर इसको आप कंडेंस कर दो, कंडेंस, तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में बन जाएगी। तब भी वो होगी ऑक्सीजन ही। या ऐसे कह लो कि ऑक्सीजन को चाहे आप O2 बनाओ, चाहे आप O3 बनाओ, इसको दोनों में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे ऑक्सीजन के अंदर वो सेम होंगे। तो ये हो गया। अब एलिमेंट्स इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट खोजे गए हैं, जो लगभग की 118 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं अभी तक, जिसमें से 94 जो है वो नेचुरली मिलते हैं, और 24 जो है जो कि हम लैब में बनाए जा सकते हैं, जैसे कि प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक सिंथेटिक एलिमेंट है जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है। और ये मोस्टली जो सिंथेटिक वाले होते हैं, ज़्यादातर आप देखोगे तो ये रेडियो एक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें पता चले कि हम अलग अलग सारे इतने 118 एलिमेंट थे, इनका क्लासिफाई किया गया इनको अलग अलग जगह पे। तो क्यों किया गया है, क्योंकि ग्रेजुअल स्टडी हो और पता चले कि अलग अलग एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं और उनको प्रॉपर्टीज कैसे बढ़ती घटती रहती हैं। तो अलग अलग लोगों ने इस पर अलग अलग एफर्ट किए हैं। जैसे कि कुछ जिनके नाम है, आप नाम याद रख लो, अगर कभी पूछे कि आपसे न्यूलैंड ने क्या मतलब हेल्प करी थी केमिस्ट्री में, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उनको कैटेगराइज करने में हेल्प करी थी। सो एक थे डोबोरिनर, इसके बाद थे न्यूलैंड्स, फिर लोथर मेयर, फिर मेंडलीव, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम आएगा आगे। एक पीरियड टेबल बनाई थी इन्होंने। रैंग एंड बर्नर, इन लोगों ने हेल्प करी थी। इसमें से मेंडलीव जो थे, इनका जो रोल है दैट इज मोर और इम्पॉर्टेंट। मेंडलीव बोलते हैं इनको, दिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, एक रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने पीरियडिक टेबल का जो स्टार्टिंग वाला फॉर्म था वो बनाया था। तो उसके भी पहले, मेंडलीव के पहले, इन्होंने एक थे AEB चेंकोटियस। इन्होंने क्या किया था, जो एलिमेंट्स थे, अब 118 हैं, मतलब बहुत सारे थे उस समय, 118 नहीं होंगे पर काफ़ी खोजे जा चुके थे। तो इनको एटॉमिक वेट के हिसाब से एक सिलेंड्रिकल ग्राफ में दर्शाया था। एक सिलेंड्रिकल ग्राफ बनाया, और उन सारे जितने एलिमेंट्स उस समय तक खोजे गए थे उनको उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से उनको इन्होंने दिखाया कि, मतलब एक सिलेंड्रिकल ग्राफ में दिखाया कि एक तरीके से पहले, इसके पहले का प्रयास था, जो मेंडलीव से भी पहले का प्रयास था एटॉमिक जो टेबल है वो बनाने का, है ना। तो अभी ये जो इसकी सर्कमफ्रेंस थी 16 यूनिट थी, जो इन्होंने सिलेंडर बनाया था उसकी सर्कमफ्रेंस 16 यूनिट थी। और हर यूनिट को एक एक से डिवाइड किया गया था। और इन्होंने बेसिकली ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया था, जो कि पहले इस्तेमाल होता था। अभी क्या हो रहा है, अभी कार्बन का यूज हो रहा है एटॉमिक वेट स्केल में। तो पहले ऑक्सीजन यूज होती थी। तो इन्होंने ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इन्होंने 16 उसमें बना दिए, मतलब उसका सर्कमफ्रेंस 16 रख दी, और उसको 1 1 में डिवाइड कर दिया। और फिर उसके हिसाब से उन्होंने जगह जगह पे एलिमेंट बना के रख दिए। तो ये मेंडलीव के पहले इन्होंने एक प्रयास किया था, फिर उसके बाद आए मेंडलीव, है ना। मेंडलीव, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ये थे रशियन केमिस्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लॉ दिया जो कि आज 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इन्होंने शुरू किया था इसलिए इनके नाम पे आउट ऑफ रिस्पेक्ट रखा गया है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक वेट का। उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट के हिसाब से, जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा उसी तरह वो ग्रेजुअली बढ़ती जाएंगी, या घट रहा है तो घटती जाएंगी। ये इन्होंने दिया था मेंडलीव ने। और इन्होंने इसी हिसाब से एटॉमिक वेट के हिसाब से कैटेगराइज करके बनाई एक पीरियोडिक टेबल। तो जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी वो इन्हीं के लॉ पे बेस्ड थी, और वो एटॉमिक वेट को मेन मुद्दा मान के उसने किया हुआ था। एटॉमिक वेट को उसका मानना था कि एटॉमिक वेट बढ़ने घटने से जो प्रॉपर्टीज हैं वो बढ़ती घटती हैं। उसके बाद आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया गया, किसने किया, मोसेले ने, 1913 में। जो अभी पीरियोडिक टेबल हम लोग यूज कर रहे हैं वो ये वाली है, वो मेंडलीव वाली नहीं है।
लेकिन मेंडलीव ने शुरू किया था, बहुत मतलब रिवोल्यूशनरी आइडिया था, इसलिए ऐसा लोग समझते हैं कि वो मेंडलीव ने दी थी। तो मोस्टली इन्होंने लिया, इन्होंने एक छोटा सा चेंज किया। इन्होंने बोला कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन हैं, पर एटॉमिक मास के नहीं, एटॉमिक वेट के नहीं, एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर के। इन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट नंबर है, जिससे कि एटम के प्रॉपर्टीज हम पता कर सकते हैं। एटॉमिक मास उसको उतना बेहतर तरीके से नहीं बताता है। तो इन्होंने ये एक बनाया, मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से। फिर उन्होंने मेंडलीव की ही जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से यानी एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट्स को रखा था, उन्होंने चेंज कर दिया और उन्हें एटॉमिक नंबर के हिसाब से रख दिया। तो इन्होंने एक बनाई पीरियोडिक टेबल। अब उसमें कितने हैं? 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उनको पीरियड बोला जाता है, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप बोला जाता है। अब ये जो एटॉमिक टेबल है ये है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो हॉरिजॉन्टल रेज हैं, इनको बोला जाता है पीरियड। और जो वर्टिकल है ये ग्रुप है। क्लियर है? सो ये जो वर्टिकल वाले ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल वाले पीरियड है। अभी इसी को लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। अब वो पहले जो पीरियोडिक टेबल यूज होती थी, अब उसी का एक लॉन्ग फॉर्म और थोड़ा बड़ा फॉर्म बनाया गया, उसको और डिटेल किया गया। इसमें क्या यूज किया गया? इसमें यूज किया गया आउटर सेल कन्फिग्रेशन। जो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था ना कि ये न्यूक्लियस होता है, इसके आसपास ऐसे घूम रहे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इनको अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, जो जिन ब्लॉक्स के नाम होते हैं SPDF। तो इलेक्ट्रॉन इनमें से एक्चुअली किस ब्लॉक में है, उस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज के हिसाब से मतलब उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया। अब ये थोड़ा और एडवांस कॉन्सेप्ट होता जा रहा है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको जाने दो, यूपीपीसीएस में इससे ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो इसको लॉन्ग फॉर्म जो टेबल था वो इनको उन्होंने 1 से 17 तक के पीरियड्स में ग्रुप में डिवाइड किया। और पीरियड थे कितने? 7। तो अब फिर इन्होंने अलग पूरे पीरियडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया SPDF के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लास्ट इलेक्ट्रॉन पोजीशन। अब पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो होती हैं वो ग्रेजुअल चेंज होता है प्रॉपर्टीज का अलोंग विद द ग्रुप और पीरियड। जैसे कि ये है। अब जैसे अगर आप ऐसे आओगे तो भी एक पीरियोडिक चेंज होगा, और ऐसे जाओगे तो भी एक तरीके का पीरियोडिक चेंज होगा। तो ये चीज बताई थी इन्होंने। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इन्होंने चार इसको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है। ये है S ब्लॉक, है ना? तो पहले जो ग्रुप और 1 2 के जो मतलब बेसिकली कॉलम 1 2 या ग्रुप 1 2 बोलो हम उनको, तो उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको बोला जाता है S ब्लॉक। फिर बाद में F ब्लॉक बोला गया है जो उसके बीच में आते हैं, और इनको नीचे लिखा गया है, ये F ब्लॉक वाले हैं ये। वो भी मतलब बनाए यहाँ पे गए हैं, लेकिन फिर बाद में उनको डिटेल करके यहाँ पे लिखा गया है। ये डिटेल है इनकी। और इसी तरह इनको D ब्लॉक बोला जाता है, ये D ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं। और इसी तरह इनको बोला जाता है P ब्लॉक। इसी में आती है नोबल गैसेस, इसी P ब्लॉक में। तो एक बार बस थोड़ी देर इस सीन को रोक के ये जो मेंडलीव की एटॉमिक टेबल है इसको देखो, या तो सॉरी ये मेंडलीव की नहीं है, ये मॉडर्न और मतलब लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल है। तो इसको एक बार देखो कि ये बनी कैसे है, थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया ले लो, एक दिमाग में आपके छप जाए किस तरह ये फॉर्म होती है, किस तरह दिखती है। तो उससे आपको बेटर बेटर आइडिया मिलेगा। और एक बार ये भी देखो कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है, जैसे कि हाइड्रोजन कहाँ है, लिथियम कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ है, पोटेशियम कहाँ है। तो इस तरह अगर आप देखोगे तो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा। तो या तो वीडियो पॉज करके देख लो, या तो नोट्स में देख लेना। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ये पूछी गई हैं, ये काफी बार पूछा गया है चीजें, कि कुछ कॉम्परेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो बढ़ती हैं पीरियड में, बढ़ रही हैं और ग्रुप्स में घट रही हैं, कैसे हो रही हैं वो आपको पता होना चाहिए बस। तो पहली प्रॉपर्टीज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एक मतलब बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो होते हैं, ये जो पीरियड में अगर आप जाओगे तो ये 1 से 8 तक, मतलब लेफ्ट से राइट, जब पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसमें जो लेफ्ट से जब राइट जाओगे तो 1 to 8 जब मूव करोगे तो ये बढ़ेगा। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ये। इसी का उल्टा होगा, मतलब ये बढ़ेगा। और ये ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो ये सेम रहता है, और ऑल एलिमेंट्स ये सेम रहता है ग्रुप में। इसी तरह वैलेंसी वैलेंसी भी पहले इंक्रीज होती है 1 से 4 तक, फिर उसके बाद कम हो जाती है। तो ये पहले इंक्रीज होती है 1 से 4 ग्रुप तक जाने में, सॉरी 1 से 4 पीरियड तक जाने में ये इंक्रीज होती है। उसके बाद फिर कम होने लगती है। तो जब 1 से 4 लेफ्ट साइड यहाँ से यहाँ जा रहे हो ऐसे 1 से 4 तक, तो यहाँ बढ़ रही है ये, फिर उसके बाद कम होती है। इसी तरह एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस होती है जो वो लेफ्ट से राइट जाने में कम होती है। क्लियर है? और एटॉमिक रेडियस बढ़ती है जब नीचे आते हैं अपन पीरियोडिक टेबल में।
अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस कम हो रही है, और ऊपर से जब नीचे आ रहे हो तो बढ़ रही है। ये बड़े बड़े मतलब जो एलिमेंट्स हैं, ऊपर छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपको बेसिक चीज याद रखनी है। उस टेबल है, वो टेबल को आप 2-3 बार पढ़ोगे तो थोड़ा और समझ में आएगी, याद रहेगी। ये बेसिकली याद करने वाला पोर्शन है, क्योंकि इसके पीछे है बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, जो कि आपके यहाँ पर्पस नहीं आएगी। तो आपको यहाँ याद ही करना है इसको। जैसे कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं ये, कि लेफ्ट से राइट जाने में, ऐसे जाने में रिड्यूस होती है, कम होती है मेटेलिक प्रॉपर्टीज। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो ये बढ़ती हैं मेटालिक प्रॉपर्टीज। इस तरह आयोनाइजिंग आयोनाइजिंग पोटेंशियल ये बढ़ता है लेफ्ट से राइट जाने में। ध्यान रखना, ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है। पर ये अगर ऊपर से हम नीचे आ रहे हो तो ये डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये इंक्रीज होता है अगर आप लेफ्ट से राइट जाओ। इसी पे मतलब अलग एलिमेंट्स में, अगर आप लेफ्ट एलिमेंट्स को राइट एलिमेंट में जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा। इसी तरह ये घटेगा अगर आप ऊपर से नीचे आना चाहते हो। मतलब कि जितनी इसकी है उतनी इसकी उससे कम होगी, उसकी और कम होगी, फिर उससे और कम होगी, ऐसे कम होती जाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये बढ़ती है अगर आप लेफ्ट से राइट जाओ, और ये कम होती है अगर आप ऊपर से नीचे आओ। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज ये भी अगर आप लेफ्ट से राइट जाओ तो बढ़ रही हैं, और ऊपर से नीचे आने पे घट रही हैं। इसका उल्टा होता है रिडक्शन प्रॉपर्टीज, जो कि अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये बेसिकली घट रही हैं। लेफ्ट साइड जाने में घटती हैं, और ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती हैं। तो ये एक पूरी टेबल है, जिसको आप शांति से बैठ के एक बार, शांति से बैठ के इसको याद करने का प्रयास करना है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे काफी बार। पूछ लेता है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो लेफ्ट से राइट जाने में घटती है या बढ़ती है। तो इसको ध्यान रखना, पढ़ लेना है। एटॉमिक रेडियस अब ये होती क्या है तो क्लियर है। ये आउटर मोस्ट शेल होता है, न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस सेंटर से जो होती है डिस्टेंस, जैसे कि ये न्यूक्लियस होता है, और इस अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर है, और ये न्यूक्लियस, तो ये जो बीच की दूरी होती है इसको बोलते हैं रेडियस। तो अभी ये रेडियस वाला पोर्शन खत्म होता है। और जो ये रेडियस होती है ये 3 टाइप की होती है। पहले तरह की होती है कोवेलेंट रेडियस, दूसरी तरह की होती है वान डेर वाल रेडियस, और तीसरे तरह की होती है मेटेलिक रेडियस। 3 तरह की होती है ये। तो जो सबसे बड़ी से छोटे में अगर आप जाओगे, सबसे ज्यादा जो बड़ी रेडियसें होती हैं वो होती है वंडर वॉल्स रेडियस। उससे जो छोटी होती है मेटेलिक रेडियस। उससे छोटी होती है कोवेलेंट रेडियस। ये आप इस तरह याद कर लो। जो नोबेल गैस होते हैं इनकी रेडियस काफी बड़ी होती है, और ये ऑलवेज वंडर वॉल रेडियस होता है इनका। अब ये क्या होता है, इसके बीच का क्या है, इनको बोलते क्यों वंडर वॉल हैं, और या मेटेलिक क्यों बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, इसमें नहीं जाना है अपन को, ठीक है। तो अब एक हुई आयनाइजिंग रेडियस। ये इफेक्टिव डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन आयन। अब यहाँ पे देखो आयन की बात हो रही है, एटम की बात नहीं हो रही, आयन टू द लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन्फ्लुएंस। अब जैसे कि ये एक आयन है जिसका कि ये सेंटर है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसका, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, पर इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो इन्फ्लुएंस है इस इलेक्ट्रॉन का वो यहाँ तक है। फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है तो ये कुछ दूर तक इन्फ्लुएंस करता है ऐसे। तो ये अगर यहाँ तक है तो इसको, इस पूरी रेडियस को बोलेंगे क्या, आयनाइजिंग रेडियस। मतलब इतनी दूर में अगर कोई चीज होगी तो उसको आयनाइज कर देगा ये, है ना। तो ये आयन के मामले में होता है। और इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर फॉर आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रिक मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो ये कम होती जाती है आयनाइजिंग जो रेडियस है ये। अब हो गया आयनाइजिंग पोटेंशियल। आयनाइजिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये एनर्जी है जो कि जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, जो कि अपने किसी न्यूट्रल एटम में आराम से बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई एक एटम है, और उसका ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है उसका, आराम से बैठा हुआ है। पर इस न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को कोई इतनी एनर्जी हम फेंक के मारे अंदर से कि ये इलेक्ट्रॉन चल के इधर चल दे। तो ये कितनी एनर्जी चाहिए होगी, उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजिंग पोटेंशियल। सो मतलब लो एनर्जी स्टेट से, जब न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन होता है तो वो लो एनर्जी स्टेट में होता है। तो उस एनर्जी, लो एनर्जी स्टेट से उसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं आयनाइजिंग पोटेंशियल। डेफिनेशन है, याद रखना है, बस इतने काम है। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये है चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम। मतलब कि कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है, तो उसमें जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो क्या, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया तो निगेटिव चार्ज हो गया। तो उसमें जो एनर्जी कितनी बदली उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बेसिकली ये तरीका है कि कोई जो मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट है वो कितनी तेज से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इसकी जो ये जो मैक्सिमम होती है वो क्लोरीन की होती है। ये ध्यान रखना है आपको, ये फैक्ट है, ये ध्यान रखना है। ये जो मैक्सिमम क्लोरीन की होती है,
और ये ग्रुप 17 यानी कि पहले इसको ये जो पहले अमेरिकन सिस्टम में इसको लिखा जाता था इस तरह से। ये जो अमेरिकन सिस्टम है इसको इस तरह लिखा जाता था कि 7A। तो ये 7A एलिमेंट यानी कि आप इसको मॉडर्न टेबल में ग्रुप 17 लिखते हैं। तो अगर पीरियोडिक टेबल आप जाओगे तो ग्रुप 17 है यहाँ पे, ये है। तो यहाँ पे ग्रुप 17 है। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, होनी चाहिए वैसे फ्लोरीन की, पर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा नहीं होती है। इसका रीजन क्या है कि जो फ्लोरीन है, एटॉमिक साइज है बहुत छोटा होता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, अब एटॉमिक साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन आस पास चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, इसलिए उसकी जो मतलब मैक्सिमम ये क्लोरीन की होती है, वो फ्लोरीन की नहीं होती। बाकी फिर ये नीचे कटती जाती है, क्लोरीन से नीचे कम ब्रोमीन की, ब्रोमीन से कम आयोडीन की, आयोडीन से कम फिर नीचे और हो जाएगी। पर सबसे ज्यादा होनी चाहिए फ्लोरीन की, पर फ्लोरीन की नहीं होती है। इसका ये रीजन है इसका। पर तो फैक्ट क्या है अभी, कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की। अब हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये रिलेटिव टेंडेंसी है एक एटम की, मॉलिक्यूल में, कि अगर कोई बॉन्ड बना हुआ है इलेक्ट्रॉन पेयर में तो कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। फिर सबसे उससे ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, उससे कम, फिर उससे कम नाइट्रोजन की। इसका एक निमोनिक है फोन। तो आप फोन याद रखना है आपको। मतलब कि ये एक रिलेटिव टेंडेंसी है किसी एटम की, कि जब कोई मॉलिक्यूल, जब वो मॉलिक्यूल में होता है, फॉर एग्जाम्पल NaCl आप बना दो, Na इधर हो गया और Cl इधर है, Cl-Na+, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। तो ये इनको इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके, सॉरी, 1 सेकंड, हाइड्रो इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इन्होंने इनको दे दिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं है, तो इसको कितनी तेज ये अपनी तरफ खींच सकता है, ये इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। ये फैक्ट है, याद रखना है आप। अब मेटल प्रॉपर्टीज। मेटल क्या होते हैं, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की और हीट के। सबसे ज्यादा किसकी होती है, ध्यान रखना है, सिल्वर की। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्टिव बेस्ट होती है सिल्वर की, पर सिल्वर क्योंकि बहुत महंगा है। और कॉपर इसका सेकंड क्लोज होता है, मतलब सेकंड क्लोजेस्ट है, इसलिए कॉपर के वायर बड़े फेमस होते हैं, और कॉपर के बर्तन वगैरह। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अपन देख लेते हैं। जो सबसे कम छोटी रेडियस होती है वो होती है हाइड्रोजन की। जो लार्जेस्ट रेडियस होती है वो होती है फ्रेंसियम या सीजियम की। इनमें वॉन्डरवॉल रेडियस होती है, सबसे बड़ी रेडियस हमेशा वॉन्डरवॉल रेडियस होती है ना, ऊपर ऊपर देखा था आपने। तो जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका होता है, वो होता है कार्बन का। जो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है हीलियम का। जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मेटल मेटल में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, जिसको कि हम बल्ब के फिलामेंट में यूज करते हैं। जो बल्ब होता है ना हमारा, जैसे बल्ब होता है ये, पहले के जो बल्ब होते थे, अभी तो LED आ गए हैं, तो उसमें जो फिलामेंट में यूज होता था ये, तो ये जो पोर्शन है ये होता था टंगस्टन। ठीक है। और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है मेटल्स में, मरकरी का। मरकरी रूम टेम्परेचर में ही लिक्विड में होती है, तो उसका रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। तो ये ओनली लिक्विड है, ओनली मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड में रहती है, मरकरी होती है वो। ये पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, अगेन टंगस्टन का और रीनियम का। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, हीलियम का। अब लोएस्ट डेंसिटी एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। सबसे लाइटेस्ट है, सबसे कम डेंसिटी इसकी। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी, हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, वो है ओस्मियम की और इरिडियम की। तो ध्यान रखना है आपको, हाईएस्ट डेंसिटी या सबसे भारी जो है वो कौन है, ओस्मियम या इरिडियम। अब जो मेटल है लेकिन उसकी लोएस्ट डेंसिटी वो कौन है, वो है लिथियम। लिथियम मेटल भी है, पर इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे कम है। सॉलिड वोलेटाइल नॉन मेटल, मतलब मेटल जो होते हैं जनरली, जो नॉन मेटल है और वो सॉलिड है, वोलेटाइल है, ये कौन होता है, ये है आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है, पर ये सॉलिड भी है, पर ये वॉलेटाइल भी है। ये बड़ा बार पूछा गया है कि मोस्ट टॉक्सिक मेटल कौन सा होता है, ये होता है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक सिंथेसाइज एलिमेंट है, जो कि नेचुरली नहीं पाया जाता, सिंथेसिस करके बनाया जाता है लैब में। अब रेयरेस्ट नेचुरल मेटल कौन सा है अर्थ पे, उसका नाम है एस्टाइन, एस्टेटाइन। जो रेयरेस्ट नेचुरल मेटल है, जो नेचर में पाई जाती है पर वो सबसे कम, बिल्कुल मिनिमली मिलती है, उसका नाम है एस्टेटाइन। अब लिक्विड रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, इसका नाम है फ्रेंसियम। ये लिक्विड है पर ये फिर भी रेडियो एक्टिव है। इनर्ट गैसेस, इनका क्या है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ग्रुप 4A एलिमेंट, इनका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ग्रुप 4A में क्या क्या आएगा, ग्रुप 4A में आता है यही कार्बन, सिलिकॉन, जैसे अपन ऊपर पढ़ा था ना अपन ने यहाँ पे, कि जो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका है, कार्बन का। तो ये ग्रुप जो 7A है इसमें यही आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो इनमें से, तो इनका ही सबसे जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इसी ग्रुप का होता है। और ये जो ग्रुप 7 है ये पहले का नोटेशन है, ओल्ड अमेरिकन नोटेशन है बेसिकली। अभी जो मॉडर्न मॉडर्न सिस्टम है, जो कि IUPAC सिस्टम है जिसको बोला जाता है, उसमें ये ग्रुप 14 में आते हैं। जैसे कि पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो ग्रुप 14 है ये।
तो इनका जो होता है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है ना। अभी कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख के ये चैप्टर खत्म करते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है कि 1865 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इन्होंने रूल दिया था ऑक्टेव का। और इन्होंने बताया था कि पीरियोडिसिटी जो होती है वो एटॉमिक वेट अरेंजमेंट के हिसाब से होती है। ऑक्टेव क्या होता है? ऑक्टेव का मतलब ये है कि हर मतलब एलिमेंट का जो आउटर सेल होगा उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, या 8 के मल्टीपल में है, या 8 है, आप 8 समझो, कि हर जो फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है, ये न्यूक्लियस है उसका, और ये उसका आउटर एलिमेंट है, ये बीच में भी होंगे, पर ये जो आउटर है इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, ये इनर्ट बन जाएगा, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे कि जो इनर्ट गैसेज होती हैं, रेडॉन, आर्गन, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए क्योंकि इनके 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनका इनका जो 8 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी इलेक्ट्रॉन की कोई भूख नहीं है, इनका पूरा है। तो इसलिए ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। पर अगर एक इलेक्ट्रॉन आप कम कर दो तो ये एलिमेंट डेस्परेट होगा, ये पूरा। हाँ, अब इसमें 7 एलिमेंट हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बचे इस पूरे मेटल, इस पूरे एलिमेंट में। तो ये एलिमेंट डेस्परेट है, कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। मतलब 8 हर कोई बनना चाहता है, 8 इज आइडियल। तो ये दिया था किसने? जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड ने, है ना। तो इन्होंने ये बताया था। अब आगे देखेंगे। इसके बाद थे 1920 में चार्ल्स चार्ल्स जेनेट ने क्या किया? लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल ये दी इन्होंने। इन्होंने पोजीशन किया, पोजीशन जो किया उस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट पैटर्न अराउंड एटॉमिक न्यूक्लियस। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स की पोजीशन इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन पैटर्न के बेसिस पे डिसाइड किए गए। इस टेबल में हीलियम को ग्रुप 3 2 में रख दिया इन्होंने, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन S2 था। मतलब थोड़ा ये अपर लेवल केमिस्ट्री है, मैं चाहूंगा कि इसको यहाँ पे नहीं डिस्कस की जाए। आपको बस याद रखना है चार्ल्स जेनेट, इन्होंने किया क्या था, इन्होंने किया था लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल। बस पीरियोडिक टेबल में इन्होंने लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल बनाई थी, चार्ल्स जेनेट ने। यहाँ से आपकी जानकारी का वो खत्म होता है, इसके ऊपर आपको यूपीपीएससी नहीं पूछेगा। क्लियर है?